This novel story is Rebirth 121 in 150 novel to please subscribe the channel and like share comments. CH 122 कंसन वही अनिशा अनंत के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी। वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में थक जाने के बाद दोनों वही लेट गए। फिर अनंत बोलता है, बीवी ये दिन ना मेरी लाइफ का बेस्ट डे, अब हम क्या करें। ये सुन अनिशा बोलती है, आपको जो करना है करो, मुझे तो फ्रेश होना है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है और बहुत गंदा भी फील हो रहा है। ये सुन अनंत के आंखें चमकने लगती है और वो बोलता है, चलो वाइफ साथ में नहाते हैं, पानी भी बचेगा। और ये बोलते हुए अनंत चुप हो जाता है और अपनी आई विंक कर देता है और अनिशा मुंह बनाने लगती है और बोलती है, नहीं मैं खुद जा सकती हूँ। ये बोल अनिशा जाने लगती है तो अनंत एकदम से उठ जाता है और अनिशा के पास जाकर उसे गोद में उठाकर रूम की तरफ चला जाता है। वही अनिशा तो अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन अनंत बोलता है, बीवी डोंट, वरना पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ये सुन अनिशा शांत हो जाती है और घूर कर अनंत को देखती है। अनंत तब तक अनिशा को लेकर वॉशरूम में आ जाता है और अपने पैर से गेट बंद कर दिया था और अनिशा को लेकर शावर के नीचे खड़ा हो गया था। अभी अनिशा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अनंत ने अनिशा को डीप किस कर रहा था और उसके हाथ अनिशा की बॉडी पर फ्लो कर रहे थे। थोड़ी देर में किस करने के बाद अनंत अलग हुआ। वही अनिशा अभी नॉर्मल हो रही थी कि अनंत अनिशा के गर्दन पर किस करने लगता है। अनंत ने तो अपना पूरा कंट्रोल लॉस हो गया था और अनंत ने किस करते करते अनिशा के सारे कपड़े निकल दिए था। फिर अनंत अनिशा से अलग होता है और अपने सारे कपड़े निकल देता है। वही अनिशा के सामने अनंत की बॉडी थी जो बहुत हॉट दिख रही थी। अनिशा की नजर ही नहीं हट रही थी। ये देख अनंत इविल स्माइल करता है और अनिशा के पास आकर उसके कान के पास जाकर बोलता है, बेबी डू यू वांट दी फील इट। ये सुन अनिशा हाँ में सर हिला देती है। अनिशा तो सब कुछ भूल ही गई थी, बस एक टक अनंत की बॉडी को देख रही थी। वही अनंत ने जब अनिशा की हाथ सुनी तो उसने अनिशा का हाथ लिया और अपनी बॉडी पर रख दिया और धीरे धीरे मूव करने लगा। वही अनिशा तो अनंत को फील करने में बिजी हो गई थी। वही जब अनंत ने अनिशा को देखा तो फिर वो अनिशा का हाथ अपनी लोअर बॉडी और ले गई। वही जब अनिशा ये महसूस किया तो अनिशा का चेहरा लाल हो गया और उसका चेहरा जलने लगा। वो अपना हाथ पीछे लेना चाहती थी, लेकिन अनंत ने अपनी पकड़ अनिशा के हाथ पर कस गई और वो अनिशा के हाथ को मूव करने लगा। वही अनिशा का शर्म से अपना चेहरा कहीं छुपाने का मन कर रहा था। वही थोड़ी देर बाद अनंत ने अनिशा को पलट दिया और उनकी पीठ कर किस और बाइट करने लगा। अनंत बहुत वाइल्ड हो गया था और अनिशा की सियाकियां निकलने लगी थी। वही अनंत ने अनिशा के पीछे खुद को एडजस्ट किया और दोनों एंजॉय करने लगे। अनंत बहुत वाइल्ड और पैशनेट हो गया था। वही वॉशरूम में दोनों के सिसकियों और अहो की आवाज गुज रही थी। वही इवान ड्राइव करके विला की तरफ जा ही रहा था जब वो लोग थोड़े सुनसान इलाके में आए ही थे कि कुछ लोगों उसकी कार के सामने आ गए। वही इवान को समझ नहीं आया कि ये लोग हैं कौन जो अचानक से गाड़ी के सामने आए हैं। वही लव ने जब उन लोगों को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो उन्हें घूर घूर कर देखने लगता है और लव बोलता है, कोई भी कार से बाहर नहीं निकलेगा। वही लव की बात सुन इवान लव को देखता है और सामने देखता है जहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। सबने खुद को पूरी तरह से कवर किया हुआ था, उनकी एक उंगली भी नहीं दिख रही थी। वो लोग बहुत खतरनाक दिख रहे थे। उन्हें देख इवान कुश और मीरा को तो डर लग रहा था, लेकिन लव शांति से उन्हें देख रहा था। उनके बीच में से एक आदमी आगे आया। उसने भी पूरे ब्लावक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी लेफ्ट साइड कुछ बना हुआ था। वो आगे आया और उसकी गाड़ी का गेट खोला। उस साइड लव बैठा हुआ था, लेकिन वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने वाले इंसान को देख रहा था। सामने वाले इंसान के तो एक्सप्रेशन भी समझ नहीं आ रहे थे। उसने लव को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसको झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गया। ये देख वो सब ने उस गाड़ी को घेर लिया और सब एक साथ उन सबको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन एक बार फिर उन्होंने जिसको भी पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पा रहे थे और दूर जाकर गिर रहे थे। ये देख सब डर गए। वही पहले वाला आदमी आगे आया और गुस्से में बोला, ये मत सोचना कि इस बार हम तुम्हें पकड़ नहीं पाए तो हम हार जाएंगे। हम दोबारा जरूर आएंगे और तुम सबकी जिंदगी को बर्बादी की कगार पर लाकर रख देंगे। बोल देना उसे जितनी बचाने की कोशिश करनी है कर ले, लेकिन हारेगी वही। इस बार हमारे महाराज जरूर जीतेंगे। ये बोल वो सब गायब हो गए। वही लव तो अपनी किसी और ही सोच में खोया हुआ था। वही इवान, कुश और मीरा तो बहुत डरे हुए थे और रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लव नॉर्मल होता है और सबको देखता है और बोलता है, मामू हमें घर चलना चाहिए, यहाँ रुकना सेफ नहीं है, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए और कोच गार्ड्स को हमें ये इन्फॉर्म करना चाहिए। हम रिस्क नहीं ले सकते हैं और सबको घर पर बुलाइए, हमें सबको ये इन्फॉर्म करना होगा और उनकी सेफ्टी भी बढ़ानी होगी। ये सुन इवान हाँ में सर हिला देता है और घर की तरफ निकल जाता है। वही कोच और मीरा ने तो लव का हाथ पकड़ रखा था। वही थोड़ी देर में घर पहुंचने के बाद इवान ने एकांश को कॉल किया। वही एकांश ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए खुद को काम में लगा दिया था। वही थोड़ी देर में एकांश का फोन बजता है। जब वो इवान का कॉल देखते हैं तो रिसीव करता है और बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ इव। तो इवान घबराते हुए बोलता है, भाई आज जब मैं बच्चों के साथ घर आ रहा था तब किसी ने हमारे ऊपर हमला किया था, प्लीज आप घर आ जाओ।
वही जब एकांश ये सुनता है तो उसका चेहरा डार्क हो जाता है और वो हड़बड़ा कर अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, क्या और तुम्हारे गार्ड्स कहाँ थे उस वक्त, और बच्चे तो ठीक है ना, रुको मैं अभी घर आ रहा हूँ। अब आगे वही जब एकांश ये सुनता है तो उसका चेहरा डार्क हो जाता है और वो हड़बड़ा कर अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, क्या और तुम्हारे गार्ड्स कहाँ थे उस वक्त, और बच्चे तो ठीक है ना, रुको मैं अभी घर आ रहा हूँ। ये बोल एकांश ने बिना इवान की कोई बात सुने कॉल कट कर घर के लिए निकल गया। वही उसके असिस्टेंट ने उसे इतनी हड़बड़ी में बाहर जाते देखा तो हैरान रह गया और वो भी एकांश के पीछे गया। थोड़ी देर में एकांश की कार घर के आकर रुकी और बिना कहीं देखे सीधा घर के अंदर चला गया। वही उसका असिस्टेंट भी उसके पीछे आ रहा था, वो रेहान था। वो खुद से बोलता है, आज ये बॉस क्यों मिल्खा सिंह बने हुए हैं, ऐसा भी क्या हो गया है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। वही अनिशा अनंत की बाहों में आराम से सो रही थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी क्योंकि अनंत बहुत ही वाइल्ड था। अनिशा के साथ वॉशरूम में उसने बहुत परेशान किया था। वो अनिशा के वॉशरूम में हर कोने में इंटीमेट हुआ था। वही रूम में अनंत तो एक टक अनिशा के चेहरे को देख रहा था, कभी अपनी उंगली उसके फेस पर चलाने लगता है, कभी किस कर रहा था। अभी वो अनिशा को देख ही रहा था कि इतने में अनिशा का फोन बजने लगता है। ये देख अनिशा की नींद खराब हो गई और उसकी आंखें खुल गई। सबसे पहले उसके सामने अनंत का चेहरा आया। ये पहले तो अनिशा ने कुछ देर उसको देखा, फिर वापस उसका ध्यान फोन रिंग पर चला गया। वो फोन लेकर बेड पर बैठ गई तो उसने देखा हेड बॉडीगार्ड का कॉल आ रहा था। अनिशा ने कॉल रिसीव किया तो सामने से हेड बॉडीगार्ड ने इवान वाली सारी बात बता दी। ये सुन अनिशा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, वो सब ठीक है ना, किसी को कुछ हुआ नहीं है ना। ये सुन हेड बॉडीगार्ड बोलता है, नहीं बॉस सब ठीक है, वो उन्हें हार्म नहीं कर पाए लेकिन वापस आने की धमकी देकर गए हैं। ये सुन अनिशा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा, सारे गार्ड्स को एक्टिव कर दो और हर जगह फैला दो और सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दो। फिर खुद को शांत कर बोलती है, अभी सब कहाँ है। तो हेड बॉडीगार्ड बोलता है, मैम सब अभी पैराडाइज विला में है और एकांश सर भी आ गए हैं। अनिशा बोलती है, ठीक है मैं अभी पहुंचती हूँ। ये बोल अनिशा कॉल डिस्कनेक्ट करती है। वही अनंत जो अनिशा के साइड में ही बैठा हुआ था, वो अनिशा को इतने गुस्से में देख समझ गया था कि कुछ हुआ है। अनंत ने अनिशा के हाथों को प्यार से पकड़ा और बोला, क्या हुआ है बीवी। अनिशा खुद को नॉर्मल करती है और बोलती है, बच्चों पर अटैक हुआ है, सब भाई के घर पर है, हमें भी अभी निकलना होगा। वही जब अनंत ने ये सुना तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने बोला, चलो हम अभी निकलते हैं। ये बोलते वक्त भी अनंत गुस्से में था, ये अनिशा महसूस कर सकती थी। दोनों फ्रेश होकर विला के लिए निकल गए। वही एकांश जब अंदर आता है तो सब उससे हॉल में भी बैठे हुए मिले। एकांश सीधा इवान के पास आता है और पूछाता है, इव तुम सबको कुछ हुआ तो नहीं ना, और बच्चे ठीक है ना, और मुझे तुम सब सही सही और सब डिटेल में मुझे बताओ और कुछ मत छुपाना। वही एकांश को इतना पैनिक करता देख रोहन आगे आता है और एकांश को गले लगता है और शांत करता है और बोलता है, एकांश रेल्स सब ठीक है इव और बच्चे भी ठीक है, तो बस पैनिक मत कर। ये सुन एकांश खुद जो रेल्स करता है और फिर सबको देख बोलता है, अनिशा को किसी ने इस बारे में इन्फॉर्म किया है या नहीं। ये बोल वो सबको देखता है तो अब नामे अपनी गर्दन हिला देते हैं। ये देख एकांश अनिशा को कॉल करने के लिए फोन निकलता है कि इतने में लब बोलता है, मामू डोंट वरी, सीक्रेट बॉडीगार्ड जो हमारे आसपास होते हैं हमेशा उन्होंने मम्मा को बता दिया होगा। ये सुन एकांश अपना फोन वापस पॉकेट में डाल देता है और सब टेंशन में दिख रहे थे। वो लोग परेशानी में अभी थे ही कि इतने में गेट से अनिशा और अनंत अंदर आते हैं। वही इवान जिसने खुद को अभी तक संभाला हुआ था, जब उसने अनिशा को देखा तो और खुद को संभाल नहीं पाया और अनिशा के गले लग गया। अनिशा भी समझ गई थी, उसने हमेशा से ही इवान को इन सब चीजों से प्रोटेक्ट किया था क्योंकि वो सबसे छोटा था। वही अनंत भी बच्चों के पास जाता है। वही कुश और मीरा भी अनंत को देख गले लग गए थे और अनिशा और अनंत दोनों उन्हें शांत करा रहे थे। अनिशा ने इवान को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को हाथ में लिया और बोली, इव बेबी आपकी दीदू है ना, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी, क्या आप ट्रस्ट करते हो अपनी दीदू पर। ये सुन इवान सुबकते हुए हाँ में सर हिला देता है। ये देख अनिशा इवान के फोरहेड पर किस करती है और वापस गले लगा लेता है। थोड़ी देर में इवान शांत होता है तो अनिशा एवं को सोफे पर बिठा देती है और बच्चों के पास जाती है। वही कुश अनिशा के पैरों से लिपट जाता है और सुबकने लगता है। ये देख अनिशा ने कुश को गोंद में उठा लिया और प्यार से बोली, बेबी मम्मा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी, डोंट वरी। ये बोल कुश की पीठ को रब करने लगती है। थोड़ी देर में कुश ऐसे ही सो जाता है तो अनिशा सिया को कुश को देती है और कमरे में सुलाने को बोलती है और फिर सबको फ्रेश होने को बोलती है और सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वही अनिशा भी अनंत, मीरा और लव को लेकर कमरे में आती है और फ्रेश होने को बोलती है तो अनंत मीरा को लेकर वॉशरूम जाती है। वही अब लव और अनिशा सिर्फ अकेले थे। ये देख लव कुछ बोलता उससे पहले अनिशा ने उसको शांत रहने को कहा और लव को लेकर मंदिर में आती है और बोलती है, अब बताओ क्या बताना है। तो लव बोलता है, अपने उसे मारा था लेकिन वो मरा नहीं था, आज वही आया था हमें लेने लेकिन मडी ने अपना काम कर दिया। ये सुन अनिशा कुछ नहीं बोलती है, बस सामने देखती है बस। ये देख लव बोलता है, मम्मा क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो।
ये सुन अनिशा बोलती है, वो लोग पता लगा लेंगे कि इसका रीजन क्या है, हमें कुछ और भी सोचना होगा, हम ये सब लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये सुन लव भी कुछ सोचने लगता है तो अनिशा बोलती है, लव तुम भी फ्रेश हो जाओ, रात होने वाली है, मैं भी डिनर की तैयारी करती हूँ। ये सुन लव हाँ में सर हिलाकर रूम में चला जाता है। वही अनिशा भी किचन में चली जाती है और डिनर की तैयारी करने लगती है। वही सब भी फ्रेश होकर हॉल में बैठ गए थे। थोड़ी देर में अनिशा डिनर तैयार करके सबको डाइनिंग टेबल पर बैठने को बोलती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अभी वहां रेहान और रोहन भी मौजूद थे। सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सब टेंशन में थे और ये अनिशा अच्छे से महसूस कर सकती थी। 124 नजर रखना। अनिशा ने खाना लगाया और सब बैठ गए लेकिन अनिशा बैठने के बजाय वहां से कहीं जाने लगती है। वही सब अनिशा को जाते देखते हैं तो अनंत अनिशा को रोकते हुए बोलता है, बीवी कहाँ जा रही हो? तो अनिशा बोलती है, मैं कुछ को लेकर आती हूँ, वो आते ही सो गया था, उसने आकर भी कुछ नहीं खाया था। ये सुन अनंत बस हाँ में सर हिला देता है और अनिशा कुछ को लेने चली जाती है। वही मीरा अपनी जगह से उठकर अनंत के सामने खड़ी हो गई। अनंत समझ रहा था कि इन सब चीजों ने मीरा को डरा दिया है। अनंत मीरा को उठा अपनी गोद में बिठा देता है। वही मीरा अनंत के गले में अपनी बहें डाल देती है और उसके सीने पर अपना सर रख देती है और अनंत उसका सर सहलाने लगता है। वही सबको मीरा को ऐसे देख बुरा लग रहा था क्योंकि मीरा हमेशा हंसती खेलती रहती थी लेकिन वो आज बहुत चुप चुप सी थी जो किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी। वही अनंत को अपनी प्रिंसेस को ऐसे देख बुरा लग रहा था। कोई कुछ अभी बोलता उससे पहले सबका ध्यान उस तरफ चल जाता है जहां कुछ भागते हुए नीचे आ रहा था। वो हंस रहा था और अनिशा उसे रुकने को बोल रही थी लेकिन कुछ तो सुन ही नहीं रहा था। उसके हाथ में उसका टैब था और अनिशा बोलती है, कुछ तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, एक बार मेरे हाथ में आओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। वही कुछ मुस्कुराते हुए भाग रहा था और बोलता है, मामा पहले मुझे पकड़ तो लो फिर आप मुझे पनिश करना। ये बोल कुछ पूरे हॉल में हंसते हुए भाग रहा था और अनिशा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी लेकिन कुछ कभी टेबल के नीचे तो कभी सोफे के पीछे छुप रहा था। वही मीरा और बाकी सब ये देख मुस्कुरा देते हैं। वही कुछ भागकर डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया था और अब अनिश भी थक गई थी। वो आकर अनंत के साइड वाली टेबल पर बैठ गई थी और गहरी सांस ले रही थी। वही अनंत अनिशा को पानी देता है। अनिशा पानी पीने के बाद खुद को शांत करती है और फिर नीचे झुककर कुछ को देखती है, फिर बोलती है, अच्छा मैं कुछ नहीं करूंगी, अब तुम बाहर आओ और खाना खा लो। ये सुन कुछ ना में सर हिलाता है और बोलता है, नहीं मम्मा पहले प्रॉमिस करो कि आप मुझे नहीं डांटोगी तब ही मैं बाहर आऊंगा। अनिश थक कर बोलती है, ठीक है प्रॉमिस, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ना डटूगी, चलो आओ खाना खा लो। ये सुन कुछ खुशी खुशी अनिशा के पास आकर बैठ जाता है। वही सब उनकी नोटंकी देख अभी तक हंस रहे थे फिर शांत होकर खाना खाने लगते हैं। सब जानना तो चाहते थे लेकिन सब पहले खाना खाना सही समझते हैं, बाद में पूछ लेंगे। एकांश जैसे ही खाने की पहली बाइट लेता है तो खुश हो जाता है और अनिशा को देखता है। वही अनिशा महसूस कर सकती थी कि एकांश उसे ही देख रहा तो वो कुछ को खाना खिलते हुए बोलता है, भाई मुझे पता है आपको मेरे हाथ का खाना पसंद है इसलिए मैंने बनाया, अब आप मुझे देखना बंद करो और जल्दी जल्दी खाना खाओ। ये सुन एकांश मुस्कुरा देता है और खाना खाने लगता है। वही रोहन भी बोलता है, सीरियसली भाभी आपके हाथों का खाना तो किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट से बेस्ट है, मैंने ना आज तक इससे टेस्टी खाना नहीं खाया। वही सब मुस्कुराते हैं और वो खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद सब सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर इवान खुश होते हुए कुछ से बोलता है, वैसे कुछ तुमने ऐसा भी क्या किया जो दिदू तुमसे गुस्सा हो गई थी और तुम्हें पनिशमेंट देना चाहती थी? ये सुन कुछ मुस्कुराते हुए इवान के पास आता है और अपना टैब इवान के सामने करता। पहले इवान कुछ को देखता है फिर टैब, लेकिन जैसे ही इवान की नजर उस पर जाती है जो पहले शोकेत तो जाता है फिर खिलखिलाकर हंसने लगता है। ये देख इवान और उसके हाथ में जो टैब है उसे देखने की कोशिश करते हैं। इवान हंसते हुए सबको देखता फिर उठकर टैब को टीवी से कनेक्ट करता है। वही सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि इवान करना क्या चाहता है। वही अनिशा गुस्से से इवान को देखती है और दांत पिसते हुए बोलती है, तुम करना क्या चाहते हो? ये सुन इवान अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, अभी पता चल जाएगा दिदू। ये बोल वो टीवी में कुश का बनाया हुआ कार्टून कैरेक्टर दिख रहा था और कुश ने साइड में उसका नाम भी लिखा हुआ था और पहला वाला ही अनिशा का था जिसमें कुश ने अनिशा को बहुत मोटी और फनी दिखाया था और हाइट भी छोटी कर दी थी। ये देख सब हंसने लगते हैं, किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वही अनिशा गुस्से से सबको देख रही थी। वो उठकर इवान के पास गई और उससे टैब लिया और सबको घूर कर देखा और बोला, बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें, रुको मैं बताता हूँ, तुम्हें ज्यादा ही दांत दिखा रहे हो, अब आप सब देखिए। ये बोल अनिशा दूसरी पिक्चर दिखती है जो इवान की थी, वो अनिशा की पिक्चर से भी ज्यादा फनी थी। उसमें इवान के आगे के 2 दांत गायब थे। ये देख सब फिर से हंसने लगते हैं। वही इवान मुंह बनाकर बोलता है, क्या आप भी दिदू? अनिशा उसे घूरकर देखती है और बोलती है, ये सब शुरू किसने किया था, हाँ बोलो। ये सुन एवं झेप जाता है फिर अपने आप को संभालता है और बोलता है, देखो ना दिदू सब हंस रहे हैं हम पर। ये देख अनिशा सबको घूरती फिर डेविल स्माइल करती है और बोलती है, कोई बात नहीं, इनकी भी हंसी गायब कर देते हैं।
ये सुन सब सवालिया नजरों से अनिशा को देखते हैं। तभी अनिशा एक एक करके सभी की फनी और कॉमिक ड्राइंग दिखती है। ये देख सब एक दूसरे पर हंस रहे थे और जिसकी पिक्चर स्क्रीन पर आती थी उसका मुंह बन जाता है। ये सब देख अनिशा और इवान दोनों हाई फाई करते हैं, सबके साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे में मजाक बनाने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ ने अनंत की ड्राइंग भी बनाई थी। थोड़ी देर बाद ऐसे ही मस्ती करने के बाद अनिशा सिया, रूही, स्वाति, स्नेहा को देखकर बोलती है, तुम चारों बच्चों को लेकर जाओ और कमरे में सुला दो, फिर तुम लोग भी आराम करने जाओ। ये सुन वो सब चले जाते हैं। फिर अनिशा के एक्सप्रेशन जो अच्छे लग रहे थे वो चेहरा एक्सप्रेशनल्स हो जाता है। फिर वो आसपास देखती है, फिर अपना फोन निकलकर कुछ करने लगती है। सब देख रहे थे कि अनिशा क्या करने वाली है। अब आगे अनिशा अपना फोन निकलकर किसी को कुछ मैसेज करती है, फिर बिना कुछ बोले शांति से सामने देखती है। लेकिन इस वक्त अनिशा की आंखें खली थी, वही कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस देख रहे थे कि अनिशा करने क्या वाली है। थोड़ी देर में अनिशा का हेड बॉडीगार्ड आता है और सबको ग्रीट करता है। फिर वो जो पेन ड्राइव वो लेकर आया था वो टीवी से कनेक्ट करता है और प्ले करता है। इसमें टाइम का वीडियो था जब उन पर अटैक हुआ था। जैसे ही वीडियो प्ले होता है सब ध्यान से वो वीडियो देखने लगते हैं। जैसे जैसे वीडियो प्ले हो रहा था अनंत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसके पास के बहुत खतरनाक वाइब्स आ रही थी। पूरे हॉल का टेम्परेचर टाइम के साथ गिरता जा रहा था। जैसे ही वीडियो खत्म होता है अनंत गुस्से से सामने रखी टेबल को उठाकर फेंक देता है। टेबल कांच की होने की वजह से वो चकनाचूर हो गई थी। वही कितना खतरनाक माहौल देख इवान अनिशा से चिपक जाता है। उसे अनंत से इस वक्त बहुत डॉक्टर लग रहा था क्योंकि इस वक्त अनंत बहुत खतरनाक लग रहा था। वही रोहन और रिहान भी डर को वजह से एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। फिर थोड़ी देर बाद जब अनंत को ख्याल आता है कि वो इस वक्त कहाँ है तो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांत होता है तो हेड बॉडीगार्ड से पूछता है, कुछ पता चला कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते थे। ये सुन हेड बॉडीगार्ड जो पहले अनंत का रौद्र रूप देख डर गया था वो अनंत के सवाल से होश में आता है और खुद को संभालते हुए बोलता है, सर हमने इन में से 10 लोगों को पकड़ लिया। हमने उन्हें बहुत टॉर्चर भी किया है लेकिन वो लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये सुन अनंत अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, जल्दी पता करो कि ये सब कौन कर रहा है और हाँ मैं कल तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा जहां तुम्हें इन्हें रखा है। वही हेड बॉडीगार्ड ये सुनता है तो अनिशा को देखता है तो अनिशा हाँ में सर हिला देती है तो वो हेड बॉडीगार्ड भी अनंत की बात मान जाता है। वही अनिशा कुछ सोचकर उससे पूछती है, क्या तुमने उस इंसान को पकड़ा जो लव को पकड़ने वाला था। ये सुन हेड बॉडीगार्ड बोलता है, हाँ मैम हमने उसे भी पकड़ लिया है। वो हेडक्वार्टर में है लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये सुन अनिशा अपना सर हाँ में हिलती है और बोलती है, ठीक है अब तुम जाओ और हाँ अच्छे से टॉर्चर करना उन्हें। मुझे सच जानना है कि किसको मारने का शौक आ रहा है जो हमसे उलझने की कोशिश कर रहा है। ये सुन हेड बॉडीगार्ड हाँ बोलता है, फिर कुछ सोचने लगता है। वही अभी भी उसे वही खड़ा देख अनिशा को कुछ गलत लगता है और वो उससे पूछती है, और कुछ है जो तुम्हें मुझे बताना है। ये सुन वो हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, मैम कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन निकलने की कोशिश कर रहा है। ये शायद कोई 2 लोग हैं क्योंकि ये 2 अलग अलग टीम है, या फिर ये भी हो सकता है एक ही इंसान ने 2 अलग टीम को कांटेक्ट किया हो आपकी इन्फॉर्मेशन निकलने की। वही ये सुन सब हैरानी से उसको देखते हैं। फिर एकांश पूछता है, क्या पता चला कौन है जो छुटकी की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। ये सुन हेड बॉडीगार्ड बोलता है, यस सर एक टीम को तो एलिना जो एक्ट्रेस है उसने हायर किया है। वो मैम को फॉलो भी कर रहे हैं। हमने उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा था। उसने सिर्फ अभी मैम की सारी इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए कहा है। वही जब इवान ने एलिना का नाम सुना था उसे गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बोलता है, जरूर वो इस बार भी कुछ करने वाली होगी। मैंने पहले ही कहा था उसे जिंदा मत छोड़ो, लेकिन नहीं मेरी तब किसी ने भी नहीं सुनी थी। तभी तो वो आज भी दिदू के पीछे पड़ी है। फिर इवान अनंत की तरफ मुड़कर कहता है, आपको पता है जीजू इसने दिदू पर बहुत बार हमला करवाया है और मरवाने की कोशिश भी करी थी। तब भाई ने उसे पकड़ लिया था लेकिन उसका बाप आ गया था उसे बचाने। मैंने तो तब मना किया था लेकिन नहीं, तब भाई और दिदू ने मेरी नहीं सुनी और उसे छोड़ दिया था। अब देखो वो नागिन फिर जहर घोलने आ गई है हमारी जिंदगी में। अगर इस बार उसने कुछ किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वही इवान को इतना अग्रेसिव देख अनिशा आगे आती है, बोलती है, रेल्स इस बार तुम जो चाहोगे वही होगा, आई प्रॉमिस यू। वही जब इवान अनिशा की बातें सुनता है तो रेल्स होता है और वो हाँ में सर हिला देता है। फिर अनिशा हेड बॉडीगार्ड को वहां से जाने का बोलती है। फिर अनिशा रोहन और रेहान को गेस्ट रूम में भेजती है और इवान की भी अनंत को रूम दिखाने के लिए भेज देती है। वही अब हॉल में सिर्फ अनिशा और एकांश ही बचे थे। ये देख अनिशा एकांश के सामने आती है और बोलती है, अब बताइए क्या बोलना चाहते हो भाई। आप जब से मैं आई हूं तब से ये देख रही हूं कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। ये सुन एकांश हड़बड़ा जाता है, फिर खुद को शांत करता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ज्यादा ही सोच रही है। चल अब कमरे में जा और आराम कर, अनंत भी अकेला होगा। वही एकांश ये सब बात करते वक्त एकांश अपनी आंखें चुराने लगता है। ये देख अनिशा खुद को शांत करती है और बोलती है, भाई आप तभी अपनी आंखें चुराते हो जब आप मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो। तो ये सब छोड़ो और जल्दी जल्दी मुझे सच्चाई बताओ।
ये सुन एकांश गहरी सांस लेता है। वो जानता है कि जब तक वो अनिशा को पूरी सच्चाई नहीं बताएगा तब तक अनिशा शांत नहीं होगी। ये देख एकांश अनिशा को सब कुछ बता देता है जो आज ऑफिस में हुआ था। वही जब अनिशा ये सुनती है तो अपना सरना में हिलाती है और बोलती है, ये लड़की अपनी बचकाना हरकतें कभी बंद नहीं कर सकती है। फिर वो एकांश को देखती है और बोलती है, भाई आप क्या सोचते हो उसके बारे में? अगर आप उसे पसंद नहीं करते हो तो मना कर दो ना, वो फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वो बीच में लटकी हुई है और जितनी देर होगी उसकी फीलिंग्स और स्ट्रिंग होगी। आपको सोचना होगा आप चाहते क्या हो। ये सुन एकांश बोलता है, चुटकी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में अपने आप आ जाती है जब मैं इस बारे में सोचता हूँ। मैं खुद को कितना भी बाहर से स्ट्रिंग दिखा दूं लेकिन मैं मेंटली अपनी पुरानी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अगर ऋषिका भी माया जैसी निकली तो माया ने मुझे बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया था। मैं उससे अभी आगे ना हूँ निकल पाया हूँ, मुझे डर लगता है। ये सुन अनिशा बोलती है, भाई अब बस उससे भाग ही रहे हो, आप कभी तो रुकोगे ना? आपको सब चीजें हैंडल करनी होगी, आप हमेशा ही ऐसे नहीं रह सकते हो। ऋषिका अच्छी लड़की है, एक बार आप उसे सारी सच्चाई बता दीजिए, फिर देखिए ऋषिका का क्या रिएक्शन होगा। 126 इंफॉर्मेशन निकालना। ये सुन अनिशा कुछ सोचती है और डेविल स्माइल करती है, अपनी उंगलियां अनंत के सीने पर चलाने लगती है और बोलती है, तो आप देखना चाहते हो मैं क्या कर सकती हूँ? वही अनंत अनिशा की हरकतों की वजह से मदहोश होने लगा था और वो कोई जवाब नहीं देता है, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख अनिशा मुस्कुराती है और अपने पंजों पर खड़ी होती है और अनंत को किस करने लगती है। वही अनंत भी मदहोश होकर अनिशा को कमर से उठा लेता है। वही अनिशा अपने पैर अनंत की कमर से लपेट देती है। वही अनंत अनिशा को किस करते हुए कमरे में लाता है और बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन इन सब के बीच उसने किस ब्रेक नहीं करी थी। वही अनिशा एकदम से अनंत को पलट देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और अनंत को किस करने लगती है और उसके हाथ अनंत की बॉडी पर फ्लो कर रहे थे। ये देख अनंत और एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है तो वो अनिशा से अलग होकर उसे देखता है तो अनिशा अनंत की गर्दन पर बाइट करके अलग होती है और एक डेविल स्माइल के साथ अनंत के साइड में लेट जाती है। वही अनंत ऊपर अपने हाथ देखता है जिसे अनिशा ने हैंडकॉफ से बेड से लॉक कर दिया था। ये देख अनंत अनिशा को घूर कर देखता है और डोमिनेटिंग आवाज में बोलता है, बीवी जल्दी मेरे हाथ खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अनिशा अनंत को पूरी तरह से इग्नोर करती है और अनंत को हक करके सो जाती है। ये देख अनंत उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है, फिर अपने हाथ को देखता है। अनंत के सर पर पसीने की बूंदें अच्छे से दिखा रही थी। वही अनंत की कंडीशन देखकर बताया जा सकता था कि अनंत अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो एक नजर अनिशा को देखता है जो उसकी बाहों में चिपक कर सो रही थी। वो बोलता है, बड़ा मजा आया है ना तुम्हें? देखो तुम्हें तो मैं कल बताऊंगा, तैयार रहना मेरी पनिशमेंट के लिए कल। फिर तुम कितना भी बोलो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बोल अनंत झुककर अनिशा के फोरहेड पर किस करता है, सोने की कोशिश करता है। यहाँ अनंत और अनिशा सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। वही दूसरी तरफ कोई एक अंधेरी जगह पर कोई इंसान एक रूम में चेयर पर बैठा था और उसके सामने कुछ लोग थे और बोल रहे थे, बॉस हम उन पर बराबर नजर रखे हुए थे लेकिन शायद उन्हें शक हो गया था तभी वो लोग हमें चकमा देकर निकल गए। हमने बहुत दूर तक उन्हें देखा लेकिन वो लोग हमें नहीं दिखे। ये बोल वो अपना सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। वो इंसान जो शांति से अपना सर नीचे किए हुए चेयर पर बैठा हुआ था वो अपना सर ऊपर करता है और बोलता है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता चला कि वो आजकल वो कहाँ रह रही है और किसके साथ रह रही है और कौन कौन उसके साथ रहता है? ये सुन सामने वाला इंसान बोलता है, बॉस हमने बहुत कोशिश करी है लेकिन हमें उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। किसी ने बहुत अच्छी तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन छुपा रखी है। हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बॉस हम उन्हें सेट पर आने के बाद उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं लेकिन शायद उन्हें सब पता रहता है इसलिए वो सिर्फ वहां आसपास ही भटकती रहती है, फिर मौका मिलते ही निकल जाती है। वो कहां से आती है कहां चली जाती है हमें कुछ पता नहीं चलता है। वही सामने बैठ इंसान सब बातें सुन रहा था, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोलता है, कितना टाइम हो गया है तुम्हें ये काम दिए हुए लेकिन तुम हर बार एक ही जवाब देते हो। ये सुन सामने वाला इंसान का मन कर रहा था कि अपना चेहरा जमीन पर गड़ा दे लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। फिर सामने वाला इंसान कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अब तुम लोगों के पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, अगर तब तक तुमने मुझे कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई ना तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो दहाड़ते हुए बोलता है, दफा हो जाओ यहाँ से, अब जब कोई अच्छी खबर ना हो तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वही ये सुन वो आदमी तुरंत वह से गायब हो जाता है। वही जो आदमी अभी तक चेयर पर बैठा हुआ था वो अपनी चेयर से उठकर उसी रूम से अटैच रूम में चला जाता है जहां पूरा अंधेरा था, लेकिन शायद उस इंसान को पता था कि स्विच कहाँ है। वो वहां जाकर एक स्विच ऑन करता है जिससे कुछ लाइट्स ऑन होती है। वो एक वॉल पर गिर रही थी। वो इंसान उस दीवार के पास आकर रुकता है, उसके सामने बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी वॉल पर। वो सारी पिक्चर्स अनिशा की थी। वो किसी साइको की तरह अनिशा की पिक्चर्स पर हाथ फेर रहा था।
फिर थोड़ी देर फोटो देखने के बाद वो बहुत जुनून में बोलता है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे तुम मेरे पास चाहिए, तुम मेरा जुनून, मेरा पागलपन हो, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हो। तुम बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन कोई है जो मुझे तुम तक पहुंचने नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, जो ये सब करने की कोशिश कर रहा है करने दो, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। अब मजा आएगा खेल खेलने में जो ये कर रहा है। फिर थोड़ी देर और अनिशा से बात करने के बाद वो बोलता है, बस तुम ना सबसे दूर रहना, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी चीज को हाथ भी लगाए, फिर तो तुम मेरी पसंद हो जिसे मैं कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, ना ये बर्दाश्त करूंगा कि कोई तुम्हें हाथ भी लगाए। ये बोल वो शैतानों की तरह हंसने लगता है और सिटी बजाने लगता है। वो धुन बहुत डरावनी लग रही थी। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, सर पे है, कब से है। ये बोल वो अपना फोन निकलता है और किसी को फोन करके बोलता है, मेरी डॉल का ध्यान रखना, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अगर उसे कोई दिक्कत हुई तो तुम्हारी कोई खैर नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा और पल पल की खबर मुझे चाहिए। सामने से कुछ कहा जाता है। ये सुन उस इंसान के होंठ ऊपर की तरफ मुड़ गए थे और वो ठीक है बोल कॉल कट कर देता है और वो इंसान भी वहां से चला जाता है। वहीं अनिशा जब महसूस करती है कि अनंत सो गया है तो वो उठ जाती है और एक बार चेक करती है कि अनंत बहुत गहरी नींद में सो रहा है। तो अनिशा शांति अपनी कमर से अनंत का हाथ हटाती है और रूम से निकलकर बाहर आती है। फिर वहां से मंदिर आती है। पहले वो मंदिर में भगवान के सामने अपना सर झुकाती है और फिर वहां से होते हुए भगवान की मूर्ति के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वहीं अनिशा के सामने एक वाल थी। अनिशा ने वाल पर एक जगह देखी और वहां हाथ रखा जिससे वो स्लाइडिंग डोर की तरह खुल जाता है और अनिशा उस डोर के अंदर आती है। वहां पूरा अंधेरा था, लेकिन जहां जहां अनिशा अपने कदम रख रही थी वहां वहां उजाला हो रहा था। थोड़ी देर बाद अनिशा आकर एक जगह रुकती है। वहां भगवान शिव की बड़ी मूर्ति थे और सामने हवन का सामान रखा हुआ था। अनिशा धीरे धीरे चलकर वहां पर आती है और बैठ जाती है। फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। फिर अनिशा अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और सामने रखे हवन कुंड में आग लग जाती है। फिर अनिशा हवन में आहुति देने लगती है और बीच बीच में कुछ मंत्र भी बोले जा रही थी। वही जाप करते हुए अनिशा के सर पर कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती है। ये पसीना था, लेकिन किस वजह से था ये नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ जहां जगह जगह कंकाल पड़े हुए थे वो जगह बहुत डरावनी लग रही थी और पूरी जगह लाल रोशनी निकल रही थी और माहौल को और भयानक बना रही थी। वहीं अंदर उस गुफा जैसे जगह पर एक सिंहासन बना हुआ था, लेकिन वो खाली दिख रहा था। लेकिन उसके आसपास दो लोग बैठे हुए थे। एक साइड एक लड़का बैठा हुआ था, वो बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन उसने क्राउन पहना हुआ था। वहीं दूसरी साइड भी एक लड़की बैठी हुई थी। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके नाखून बहुत बड़े और डरावने थे और उसकी सर पर भी क्राउन जैसे पहना हुआ था। वो लोग किसी चीज का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में उनके सामने कुछ लोग आए। उन्होंने वैसे ही काले कपड़े पके हुए थे जिन्होंने आज इवान, लव कुश और मीरा पर हमला किया गया था। वो आते हैं और पहले उन्हें ग्रीट करते हैं। वहीं उन लोगों को आता देख उस लड़की के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है और वो उनसे पूछती है, बोलो क्या खबर है, जरूर तुमने उन्हें पकड़ लिया होगा ना, इससे हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी और भाई आजाद हो जाएंगे। और ये बोल वो लड़की सामने खड़े लोगों को उम्मीद भरी नजर से देखने लगती है और उनके जवाब का इंतजार करने लगी। वही वो उनके सामने थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्योंकि जो खबर उनके पास थी उससे जरूर सामने वाले लोग के गुस्से को भड़काने के लिए काफी था। वही जो लड़का साइड में बैठा था वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो साइड में बैठी लड़कों को बोलता है, नैनतारा शांत हो जाओ और उसे बोलने का मौका तो दो कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये सुन वो लड़की जिसका नाम नैनतारा था वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है और उस लड़के को देख हाँ में सर हिला देती है। फिर वो लड़का शांति से बोलता है, बोलो क्या खबर है। ये सुन सामने जो लोग थे उनमें से जो सबसे आगे था वो अपना सर झुकाकर बोलता है, माफ करना युवराज अनिरुद्ध, लेकिन हमने उन्हें घेर लिया था, लेकिन हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे और हम जब भी उन्हें पकड़ने जा रहे थे तभी हमें झटके लग रहे थे और हम दूर जाकर गिर रहे थे। तभी हमें हेड ने वहां से निकलने का इशारा किया, हम लोग वहां से निकल गए थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे उसने अभी इतना ही कहा था और रुक गया। ये सुन अनिरुद्ध बोलता है, आगे बोलो, हम सुनना चाहते हैं। ये सुन वो आदमी बोलता है, जी जब हम यहाँ पहुंचे थे तब हमारा ध्यान गया कि हमारे कुछ लोग गायब हैं, यहाँ तक कि हेड भी गया है। ये बोल वो शांत हो गया। वही सामने बैठे दोनों लोगों के होश ही उड़ गए थे ये न्यूज सुनकर, लेकिन फिर कुछ सोचकर अनिरुद्ध सबको वजह से जाने को बोलता है तो सब वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नैनतारा और अनिरुद्ध गहरी सोच में खोए हुए थे। फिर अनिरुद्ध अपनी सोच से बाहर आता है और नैनतारा से बोलता है, हमें बहुत सारे लोगों पर हमला करवाया था उस इंसान को पकड़ने के लिए जिससे भाई साहब तक हम पहुंच सके, लेकिन सब जगह से हमें नाकामी ही मिली है और सब जगह से हमारे ही सेवक गायब हो गए थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, सामने वाला इंसान हमसे भी 2 कदम आगे है, लेकिन उसे पता कैसे चला कि हमारे टारगेट कौन कौन से है। हमने तो सोचा था कि जिसके पास वो शक्तियां होगी तो वो खुद को बचाएगा, इससे हमें उसके बारे में सब पता चल जाएगा। वही ये सब सुन नैनतारा बोलती है, इस बार हमारा सामना हमारे बराबर वाले दुश्मनों से हुआ है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं कैसे भी करके अपने भाई को ढूंढ कर ही रहूंगी। फिर नैनतारा अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर बोलती है,
और इन सब में तुम मेरा साथ जरूर दोगे ना। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो और अब मेरा कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। पहले भाई थे लेकिन उनके गायब होने के बाद अब मैं अकेली हो गई हूँ। वही अनिरुद्ध जो उसकी बातें सुन रहा था वो बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा, आखिर तुम मेरी पत्नी, तो तुम्हारे सुख दुख में साथ देना मेरा धर्म बनता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जिंदगी के हर मोड़ पर। तुम कभी भी खुद को अकेले मत सोचना और हम मिलकर भाई साहब को ढूंढ लेंगे, बस तुम थोड़ा सा सब्र और कर लो। और जिसने भी ये सब किया है ना हम उसे छोड़ेंगे नहीं, जिसने हमसे भाई साहब को अलग किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। वही नैनतारा जो अनेरू के गले लगी हुई थी वो थोड़ी अलग होती है और बोलती है, आपने हमारा साथ हर वक्त दिया है, हर मुश्किल में हम बहुत खुशनसीब समझते हैं। ये सुन दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर नैनतारा कुछ सोचकर उदास होते हुए बोलती है, लेकिन अब हम पता कैसे करें कि वो लोग हैं कौन जो हमें हमारे भाई ये मिलवा सकता है। ये सुन अनेरू बोलता है, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम कोई दूसरा तरीका जरूर सोचेंगे। वही ये सुन नैनतारा हाँ में सर हिलाकर वह से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद अनेरू अपनी गहरी सोच में चला जाता है और खुद से बोलता है, मुझे उन्हें ढूंढने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। ये बोल वो भी वहां से निकल जाता है। वही अनिशा हवन कुंड में बैठकर ये सब देख रही थी। वही उनके जाने के बाद अनिशा के चेहरे और एक शैतानी मुस्कान थी और वो हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, वो वहां के पूरे माहौल को डरावना बना रही थी और आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया था। CH-128 नो के जोक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, तभी तो व्यूज कम हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर थोड़े दिनों इस स्टोरी की एंडिंग जल्दी आ जाएगी। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जो आप स्टोरी में ऐड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करके मैं कुछ काम कर सकूं इसे अच्छा बनाने के लिए। बताइएगा जरूर कि आप क्या चाहते हैं। वही उसके जाने के बाद अनेरू अपनी गहरी सोच में चला जाता है और खुद से बोलता है, मुझे उन्हें ढूंढने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। ये बोल वो भी वहां से निकल जाता है। वही अनिशा हवन कुंड में बैठकर ये सब देख रही थी। वही उनके जाने के बाद अनिशा के चेहरे और एक शैतानी मुस्कान थी और वो हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, वो वहां के पूरे माहौल को डरावना बना रही थी और आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया था। फिर वो बोलती है, तुम लोग कुछ भी कर लो ले मैं तुम लोगों खुद तक और अपने परिवार तक नहीं पहुंचने दूंगी। तुम लोग कुछ भी कर लो और मेरी नजर हमेशा तुम लोगों पर है, ये बात तो तुम लोगों को भी नहीं पता है। बस कुछ टाइम और बस एक बार वो हो जाए जो मैं चाहती हूँ, फिर तुम्हारी बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारे हर गुनाह का बदला लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे सुरक्षा बढ़ानी होगी। ये बोल अनिशा कुछ मंत्र पढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसके सामने किसी इंसान की परछाई सामने आई। उसने अनिशा को आवाज दी, जिसे सुन अनिशा ने अपनी आंखें खोल सामने देखा तो सामने उसे उसके गुरुदेव दिखे। तो उन्हें देख अनिशा अपनी जगह से उठती है और उनका आशीर्वाद लेती है। फिर बोलती है, गुरुदेव आप समझ ही गए होंगे कि हमने आपको क्यों बुलाया है। आज उन्होंने अपने हमले भी शुरू कर दिए हैं, हमें हमारे परिवार की सुरक्षा बढ़ानी होगी। हमें बताए गुरुदेव कि हम क्या करें। वही ये सब सुन गुरुदेव शांति से बोलते हैं, हम जानते हैं कि ये एक ना एक दिन ये होने ही था। अब आपको भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अब लड़ाई ज्यादा दूर नहीं है। और रही बात सबकी सुरक्षा का, तो जब तक वो मरी उनके पास है कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके पास भी नहीं आ पाएगी। लेकिन तुम घर के आसपास सुरक्षा कवच बना दो और सबको चेतावनी दे देना, क्योंकि हम हमेशा उनके साथ नहीं रह सकती हो, उन्हें खुद ही अपनी रक्षा करना होगा। ये सब सुन अनिशा हाँ में सर हिला देती है और बोलती है, ठीक है गुरुदेव, जैसे आपने हमें बताया है अब सब वैसे ही होगा। ये सुन गुरुदेव गायब हो जाते हैं। वही अनिशा फिर वहां से निकलकर वापस कमरे में आ जाती है तो देखती है अनंत अभी भी सो रहा था। ये देख अनिशा उसके पास सो जाती है। वही जब अनंत अपने आसपास अनिशा की खुशबू महसूस करता है तो अनिशा की कमर को पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है। ये देख अनिशा मुस्कुरा देती है। फिर अनिशा अनंत के सीने में अपना सर रख सो जाती है। अगली सुबह कुछ लोग जल्दी उठ गए थे और एक्सरसाइज करने चले गए थे और कुछ सो रहे थे। तभी सबको अनिशा की आरती की आवाज सबके कान में पड़ी तो जो से रहे थे उनकी नींद उड़ गई। फिर सब जल्दी जल्दी फ्रेश होने चले गए। वही जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो लोग भी फ्रेश होकर मंदिर आते हैं और पीछे खड़े हो जाते हैं। अनिशा आरती खत्म करके पीछे मुड़ती है तो सब खड़े थे तो अनिशा सबको आरती देती है। फिर लास्ट में एकांश के पास जाती है तो एकांश हमेशा की तरह पहले अनिशा को आरती देता है और फोरहेड पर किस करता है। वही अनंत ये देख मुंह बना लेता है। ये मीरा देख लेती है और हंसते हुई बोलती है, डेरा आपको जलन हो रही है। ये सुन सबका ध्यान अनंत और चला जाता है तो सब हंसने लग जाते हैं। ये देख अनंत ज्यादा ना रिएक्ट करते हुए अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ ही मीरा को अपनी गोद में उठाता है और बोलता है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी और ये सब आपको कौन सिखाता है। ये सुन मीरा बोलती है, आप मुझे बुद्ध नहीं बना सकते हो, मैंने ना बहुत सारे टीवी शो में देखा था। ये बोल वो किसी समझदार इंसान की तरह सर हिलाने लगती है। ये देख सब हंसने लगते हैं। वही अनंत घूरकर मीरा को देख रहा था और बोलता है, तुम्हें दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और आज के बाद ये फालतू चीजें मत देखना। वही मीरा अनंत की ये बात सुन अजीब मुंह बनाने लगती। फिर बोलती है, वो आपको क्या समझ आएगा, एक बार आप कोरियन ड्रामा देखा करो, एक बार अपने देखा ना तो देखते रह जाओगे। ये बोल वो टिमटिमाती आंखों से अनंत को देखती है लेकिन सब ये देख ना में सर हिला देते हैं।
सबको पता था कि मीरा के ड्रामा की कितनी बड़ी फैन है और अगर कोई कुछ बोलता है तो वो भड़क जाती है। फिर सब मंदिर से हॉल में आए ही थे, तभी एक गार्ड अंदर आता है और बोलता है, सर बाहर मेहता परिवार से कुछ लोग मिलने आए हैं, वो मैडम अनिशा से मिलना चाहते हैं। ये सुन एकांश अनिशा को देखता है तो अनिशा हाँ में सर हिला देती है। ये सुन एकांश उसे उन्हें अंदर आने को बोलता है। वो गार्ड ये सुन बाहर चला गया उन्हें लेने के लिए। वही थोड़ी देर में स्वयं अपने पेरेंट्स के साथ अंदर आता है। वही उन्हें देख सब एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे, लेकिन एकांश, अनिशा, अनंत और लव शांत थे। स्वयं अंदर आते ही सीधा अनिशा के पास जाता है, उनके चेहरे को हाथ में लेकर उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, सब ठीक है ना गुड़िया, मैंने सुना कर किसी ने तुम पर हमला कर दिया, सब ठीक है ना। वही स्वयं का अनिशा के फोरहेड पर किस करता देख अनंत के हाथ की मुट्ठी बन जाती है। वही एकांश घूरकर उसे देख रहा था। क्यों एकांश और अनंत का पोसेसिव नेचर एक्टिव हो गया था। चमकता सितारा। अब आगे यही अनिशा स्वयं का हाथ अपने हाथ में लेती है और शांत कराते हुए बोलती है, भाई जस्ट रिलैक्स, सब ठीक है बच्चे, और इफ थे कल उस कार में जिस पर अटैक हुआ था, बट डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वही स्वयं के मम्मी पापा भी आगे आए और बच्चों के पास जाकर उन्हें अच्छे से देखते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी है। जब उन्हें तसल्ली हुई कि बच्चे ठीक है, तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली, फिर बच्चों को गले लगा। स्वयं भी उनके पास आया और उनके पास बैठकर पूछा है, तो मेरी शैतान मंडली कैसी है, मामू को मिस किया या नहीं। ये कुछ मुंह बनाकर बोलता है, अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा खाने को ले आते तो जरूर हम आपको याद करते, लेकिन आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए तो कुछ ने भी आपको याद नहीं किया। ये बोल वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। वही उसकी नोटंकी देख स्वयं मुंह बनाते हुए बोलता है, इतने अच्छे मामू मिले ही, ये नहीं कि उनसे प्यार करे, बस इससे तो खाने पीने की चीजों से मतलब है। ये बोल स्वयं मुंह बना लेता है और बोलता है, जब तुम ऐसी हरकतें करते हो ना तो मुझे तुम में छोटी गुड़िया नजर आती है, वो भी ऐसी ही हरकतें करती थी जब छोटी थी, उसे जो भी चाहिए होता था तो वो नाटक करने लगती थी, तुम भी उसकी तरह नौटंकी हो। ये बोल वो कुश के गाल खींचने लगता है। वही कुश मुंह बनाकर बोलता है, मामू में कोई नौटंकी नहीं करता हूँ, मैं तो मम्मा का गॉड बॉय हूँ, है ना मम्मा। ये बोल वो अपनी मम्मा को देखता है। वही सब उसकी नौटंकी देख हंस रहे थे। वही एकांश को ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि ये उसकी फैमिली थी जिसे उसने बहुत प्यार से बनाया था, लेकिन स्वयं और उसकी फैमिली की एंट्री उससे इनसिक्योर फील कर रहा था। वही मीरा मुंह बनाकर बोलती है, मामू में भी हूँ, आप तो मुझे भूल ही गए, जब से आए हो मुझसे बात भी नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये बोल वो मुंह घुमा लेती है। वही ये देख स्वयं थोड़ा हंसता है, फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोलता है, ओ तो कोई मुझसे नाराज है, फिर जो मैं चॉकलेट लेकर आया था प्रिंसेस के लिए, अब उसका क्या करूं। ये बोल वो सोचने का नाटक करने लगता है। वही मीरा की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही कुछ बोलता है, मामू आप मुझे वो चॉकलेट दे देना, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और मैं तो आपका अच्छा बच्चा हूँ ना। ये सुन मीरा कुछ को घूरते हुए बोलती है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ और मामू मेरी चॉकलेट मुझे देंगे, आपको नहीं देंगे भैयू। वही अनिशा बहुत देर से सबकी नौटंकी देख रही थी, अब वो आगे आकर बोलती है, अब बस बहुत हुआ, चुपचाप चलो और पहले ब्रेकफास्ट कर लो, बाद में करते रहना ये सब। फिर वो स्वयं और उनकी पापा और माँ को देख बोलती है, बड़े पापा, बड़ी माँ, भाई आप भी चलो और ब्रेकफास्ट कर लो, और बिना उनका जवाब सुने वो डाइनिंग एरिया में चली जाती है और सब भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं। फिर सब बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद अनंत अनिशा को देख बोलता है, बीवी मुझे भी कंपनी जाना है, मैं निकलता हूँ। वही ये सुन अनिशा हाँ में सर हिला देती है। फिर अनंत रोहन को देख बोलता है, अब तुम्हारा क्या प्लान है, यही रुकना है या काम पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अपने घर जाने से ज्यादा तुम यहाँ रहते हो। ये सुन रोहन झेप जाता है और वो मुंह बनाकर बोलता है, हाँ दिन भर तेरे पीछे ही घूमता हूँ, अब अगर मैंने अपनी होने वाली वाइफ पर ध्यान नहीं दिया तो वो तो मुझे छोड़ देगी, तेरा क्या है, तेरा तो घर बसा बसाया है, मेरे बारे में सोच, जब देखो सिर्फ काम के पीछे भागता रहता है। ये बोल वो मुंह बनाने लगता है। वही उसकी बातें सुन अनंत उसे घूरने लगता है। वही रोहन बोलता है, ऐसे घूरना बंद कर, चल रहा हूँ ना मैं, जब देखो घूरने लगता है। वही लव जो अब तक शांत था वो अनिशा से बोलता है, मम्मा मुझे भी स्कूल के लिए रेडी हो जाना चाहिए, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। यही जब अनंत ये सुनता है तो अनिशा को देख बोलता है, बीवी मुझे लगता है हमें कुछ दिनों के लिए बच्चों को घर पर रखना चाहिए। वही ये सुन अनिशा अनंत ये आगे बोलने का इंतजार करती है तो अनंत आगे बोलता है, अभी ही उन पर अटैक हुआ है और हमें पता भी नहीं है कि ये सब किया किसने है, मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। वही अनिशा जो शांति से उसकी बात सुन रही थी वो अनंत के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलती है, अनंत मैं आपकी समझ सकती हूँ, लेकिन बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी लेट था और अब ये छुट्टी से बच्चे बहुत सफर करेंगे, और रही बात उनकी सिक्योरिटी की, हम कुछ और गार्ड्स उनकी सिक्योरिटी के लिए हायर कर लेते हैं। ये बोल अनिशा अनंत के जवाब का इंतजार करने लगती है। CH-130 एंट्री इन पैराडाइज। वही ये सब सुन अनंत कुछ देर तो शांत रहता है, फिर रोहन से बोलता है, रोहन हेड बॉडीगार्ड से बोलो कि ब्लैक कमांडो को बच्चों को सेफ्टी के लिए लगा दो, और वो कमांडो हर वक्त बच्चों के साथ होना चाहिए, और स्कूल में भी ये सब इन्फॉर्म कर देना, और अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात उन्हें अच्छे से बता देना। ये सुन रोहन हाँ बोल बॉडीगार्ड से बात करने चला जाता है।
वही अनिशा ये सुन बच्चों से बोलती है, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। ये सुन बच्चे तैयार होने चले गए। वही अनंत अनिशा के पास आया और सबके सामने ही उसके फोरहेड पर किस कर बोलता है, जब भी अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कॉल कर लेना। ये सुन अनिशा हाँ में सर हिला देती है। वही उसे शर्म भी आ रही थी। वही अनंत ने अनिशा का चेहरा देखा, फिर मुस्कुरा कर वो से रोहन के साथ निकल जाता है। वही स्वाति स्नेहा भी अपने काम पर निकल जाती है और अनिशा बच्चों को देखने चली जाती है। वही स्वयं अपने पापा और माँ को देखता है और बोलता है, माँ पापा मुझे एकांश से कुछ बात करनी है, आप थोड़ी देर वेट करो। ये बोल वो एकांश को देखता है और बोलता है, एकांश क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? ये सुन एकांश हाँ बोलता है, फिर स्वयं को साथ बाहर गार्डन में आ जाता है और बोलता है, अब बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है? ये सुन स्वयं खुद को शांत करता है और बोलता है, मुझे पता है आपको शायद मेरा गुड़िया और बच्चों के क्लोज जाना आपको अच्छा नहीं लगा। मैंने उस टाइम आपके एक्सप्रेशन नोट करे थे, आपको अच्छा नहीं लगा था। मैंने आपके एक्सप्रेशन नोट करे थे, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक भाई हूँ, लेकिन मैं आपको आपकी छुटकी से दूर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप उसके लिए कितने जरूरी है। आपने उसका साथ तब दिया है जब उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेली सबसे लड़ रही थी और शायद मैं गलत नहीं हूँ तो मुझसे ज्यादा आप जरूरी हो उसके लिए। वही एकांश जो शांति से उसकी बात सुन रहा था, अब वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि स्वयं सही तरीके से उसकी फीलिंग्स को समझ गया था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, बस शांति से सुनने का वेट किया। वही स्वयं बोला, लेकिन एक बात कहूँ, मुझे गुड़िया की वजह से एक भाई मिल गया है। मुझे भी भाई बहन चाहिए थे, लेकिन मुझे हमेशा बिजनेस में ही डाल दिया गया था। मुझे भी कोई चाहिए था, कोई मुझे समझे, मैं किसी की केयर करूँ। जब मैं तुम्हारे परिवार को देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूँ। ये बोल वो एकांश को बड़ी उम्मीद से देखने लगता है। वही एकांश तो स्वयं की बातों से ब्लॉक हो गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वही स्वयं को जब एकांश से कोई जवाब नहीं मिला तो वो वहां से जाने के मुड़ता है। इतने में एकांश बोलता है, भाई। ये सुन स्वयं के कदम वही रुक जाते हैं और वो एकांश के चेहरे को देखता है जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये देख स्वयं एकांश के गले लगा जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद एकांश अलग होता है। वही एकांश स्वयं से अलग होता है और बोलता है, भाई अब हमें अब अंदर चलना चाहिए, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। ये सुन स्वयं ही हाँ बोलता है और दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। इतने में स्वयं का फोन बजने लगता है। ये देख स्वयं एकांश को अंदर जाने को बोलता है। वही स्वयं बात करने लगता है। वही बात करते करते उसका ध्यान सामने से आ रहे इंसान पर भी ध्यान नहीं था, वही सामने वाले इंसान का ध्यान भी अपने फोन पर ही था। वही ध्यान सामने ना होने की वजह से दोनों टकरा जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर ले लिए तो दोनों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जैसे ही दोनों होश में आते हैं एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। वही जब सामने वाला इंसान स्वयं का चेहरा देखता है तो भूत भूत चिल्लाने लगता है। वही उसकी इतनी तेज आवाज से स्वयं तुरंत खड़ा होकर उससे दूर हो जाता है और सामने वाले इंसान को घूरने लगता है जो गाला फाड़ कर भूत भूत चिल्ला रही थी। वही इतनी आवाज सुन सब बाहर आ जाते हैं और सामने वाले इंसान को अजीब तरीके से देखने लगते हैं जो गाला फाड़कर चिल्ला रही थी। वही इवान आगे आकर स्वयं से बोलता है, भाई ये जूही चूही को हुआ क्या है और इनसे भूत कहाँ देख लिया और ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? वही वो इंसान जूही थी, वो अनिशा से कुछ परसेंट लेने आई थी और स्वयं से टकरा गई टीबी। वही अनिशा आगे आती है, स्वयं से बोलती है, भाई यहाँ हुआ क्या है और जूही ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? वही जूही ने जब अनिशा को उस इंसान को भाई कहा तो वो किसी सदमे में चली गई थी। वही रूही आगे आती है और जूही के कंधे पर हाथ रखती है तो जूही होश में आती है तो हड़बड़ा जाती है। वही सब उसे सवालिया नजरों से देखते हैं तो वो अपने दांत दिखा देती है और अपना सर खुजलाने लगती है और बोलती है, वो मैं डर गई थी इसलिए थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया। वही सब उसे अजीब नजरों से देखते हैं। वही स्वयं उसे खा जाने वाली नजरों से देखता है और अंदर आ जाता है। सभी उसके पीछे उसके अंदर आ जाते हैं और जूही भी अंदर आ जाती है। वही अनिशा जूही को देखती है और पूछती है, जूही तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो, कुछ काम था क्या? ये सुन जूही आगे आती है और बोलती है, मैम वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन चाहिए थे। ये बोल वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वो अनिशा को दे देती है और अनिशा वो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर कर साइन कर देती है। वही इन सब के बीच स्वयं की नज़र जूही पर ही थी। ये जूही भी महसूस कर सकती थी लेकिन वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रही थी और ये स्वयं बहुत गुस्से से जूही को देख रहा था। वही साइन लेने के बाद जूही बिना कुछ सुने तुरंत वहीं से निकल गई जैसे उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हुआ है। वही उसकी ऐसी हरकत पर कुश और मीरा हंसने लगता है, वो अभी ही नीचे आए थे। अब आगे वही सब ये इग्नोर कर देते हैं। वही स्वयं सबको देख बोलता है, अच्छा अब हम भी चलते हैं, मुझे भी ऑफिस जाना है, पहले मम्मा पापा को की घर पर छोड़ना है। वही एकांश जब ये सुनता है तो बोलता है, भाई मतलब आपने जो मुझसे बाहर कहा था वो सब झूठ था क्या? ये सुन सब सवालिया नजरों से एकांश को देखते हैं तो एकांश जब महसूस करता है कि सब उसे ही देख रहे हैं तो सबको बता देता है कि उनकी क्या बात हुई थी। वही ये सुन इवान खुश होते हुए बोलता है, अरे वो मतलब अब मेरे पास एक और भाई है जो मेरी हर बात मानेंगे और मेरी मदद करेंगे जब सब मुझे डांटते हैं। ये बोल वो बहुत उम्मीद से स्वयं को देखता है। वही जब स्वयं ये सुनता है तो मुस्कुराकर अपनी बाहें फैल देता है। ये देख इवान खुश होकर स्वयं के गले लग जाता है। वही सब ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं और एकांश ये देखकर बोलता है,
इवान, हमने इन्हें अपनी फैमिली तो मान लिया है, लेकिन इन्होंने हमें अभी नहीं अपनाया है, वरना ये यहाँ से जाने को नहीं बोलते। ये अगर हमें फैमिली मानते तो ये हमारे साथ रहते, क्योंकि फैमिली तो साथ में ही रहती है ना, लेकिन भाई तो यहाँ से जाने को तैयार है। ये सुन इवान स्वयं से अलग हो जाता है और अपना मुंह फूला कर स्वयं को देखने लगता है। वही ऐसे घूरने के बाद इवान बोलता है, भाई आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते हो? फिर एवं विजय जी और भावना जी से के सामने आकर बोलता है, अंकल आंटी आप भी भाई को मनाओ ना, और आप भी यहाँ रहना, हमारे साथ बहुत मजा आएगा, हमारे साथ कोई भी बड़ा नहीं रहता है, प्लीज रुक जाओ ना। ये बोल इवान अपनी टिमटिमाती आंखों से देखता है। वही रूही भी आगे आती है और बोलती है, भले ही हमारे पर पूरा परिवार है, लेकिन हमारे ऊपर किसी बड़े का कोई साया नहीं है, क्या आप हमारे लिए यहाँ नहीं रह सकते हो? वही जब विजय जी और भावना जी जब सके को ऐसे रेकुस्ट करते देखते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या जवाब दे, लेकिन भावना जी खुद को रोक नहीं पाई और इवान के चेहरे को हाथ में लेकर बोलती है, ठीक है हम यहाँ रहने के लिए तैयार है, लेकिन आप सबको हमारी बात माननी होगी, बोलो मानोगे? वही भावना जी की बात सुन सब उन्हें देखने लगते हैं कि भावना जी उनसे क्या बात मनवाना चाहती है। वही जब भावना जी सबका ध्यान खुद पर देखती है तो बोलती है, आप सब भी हमें बड़ी माँ ही बोलोगे? जैसे अनिशा हमें बोलती है अब आप हमें अपना परिवार मानते हैं तो परिवार वालों को अंकल आंटी नहीं बोलते हैं, अब जब आप हमें बड़ी माँ और इन्हें बड़े पापा कहेंगे तभी हम यहाँ शिफ्ट होने को तैयार हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर विजय जी और स्वयं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वही रूही, एकांश, इवान और अनिशा आगे आकर भावना जी को गले लगा लेते हैं। वो सब बहुत इमोशनल हो गए थे। वही वो का माहौल इतना सेटी होता देख विजय जी आगे आते हैं। फिर विजय जी बोलते हैं, ये बढ़िया है भाई, सबको अपनी बड़ी माँ से ही प्यार है, हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है। ये बोल वो मुंह बनाने लगता है। वही सब उनकी नौटंकी देख हंसने लगते हैं और फिर इवान, रूही, अनिशा और एकांश आकर उन्हें भी गले लगा लेते हैं और एकांश बोलता है, बड़े पापा आप ना बिल्कुल कुश की तरह ही बहुत गंदी एक्टिंग करते हो। ये बोल वो हंसने लगता है। वही बाकी सब भी उनकी बात पर हंसने लगता है। वही मीरा आगे आती है और बोलती है, ये बढ़िया है, आप सब अपने में ही बिजी हो गए और हम जैसे मासूम और प्यारे प्यारे बच्चों को भूल गए, कितने बुरे हो आप सब। वही मीरा की बात सुनकर सबका ध्यान उन पर जाता है तो भावना जी आगे आती है और मीरा को गोद में लेती है और बोलती है, अरे हम हमारी प्रिंसेस को कैसे भूल सकते हैं, आप तो जान हो सबकी। ये बोल वो मीरा के गाल पर किस कर लेती है। वही एकांश बोलता है, फिर ठीक है मैं आपके लिए रूम साफ करवा देता हूँ और आप भी अपना सामान यहाँ मंगवा लीजिए। वही सबको एकांश की बात सही लगती है तो स्वयं बोलता है, ये सब मैं देख लूंगा और अभी किसी को सामान लाने को बोल देता हूँ। वही एकांश भी मेड को बड़े पापा और बड़ी माँ के लिए नीचे का कमरा साफ करने को बोलता है और स्वयं के लिए एकांश अपने साइड वाला रूम साफ करने को बोलता है। ऐसे ही थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करने के बाद स्वयं बोलता है, अच्छा अब मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वही एकांश भी बोलता है, हाँ मुझे भी ऑफिस जाना है। वही रूही और अनिशा भी बच्चों को लेकर वहां से निकल गए और इवान भावना जी और विजय जी को उनका कमरा और घर दिखाने लगता है। सब अभूत खुश थे आज। वही दूसरी तरफ अनंत की आंखें गुस्से से लाल थी और वो सामने देख रहा था CH-132 प्यार 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 या मार मार मार। वही दूसरी तरफ अनंत की आंखें गुस्से से लाल थी और वो सामने देख रहा था जहां वही लोग थे जिन्होंने कल इवान की कार पर हमला किया था और उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। उनमें से कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा था। वही अनंत जो 15 मिनट से उन सबको टॉर्चर होते देख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। ये सब अब अनंत के बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। अब वो उठकर आता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है और गौर से उस सबको थोड़ी देर देखता है, फिर सबको पीछे हटने के लिए बोलता है। ये सुन सारे गार्ड्स अपना सर झुकाकर पीछे हो गए थे। वही अनंत आगे आया और हेड अटैकर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, फिर अपनी गार्डन टेडी करता है और अपनी गार्डेन पर अपना हाथ रगड़ता है, फिर एकदम से सामने वाले की गार्डेन को टाइट पकड़ लेता है और अपना चेहरा एकदम उसके सामने ले जाकर उसको देखता है, फिर हंसने लगता है। वही सारे अटैकर अनंत का इतना खतरनाक रूप देखकर सब डर गए थे और उनके पैर कांप रहे थे। वही अनंत फिर शांत होता है और उसे देख बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अनेरू के कहने पर हमला करवाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? वो इंसान बस डर कर और छुप कर बैठा है, मुझसे गेम खेलने हैं तो मैं भी तैयार हूँ, अब वो सब मारेंगे वो भी मेरे हाथों। ये बोल अनंत उसका चेहरा छोड़ देता है। वही वो अटैकर हैरानी से अनंत को देख रहा था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि किसी को भी कुछ भी पता चलेगा कि ये सब किसने करवाया है। वही अनंत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, तुम्हें खुद की जान की भी परवाह करनी चाहिए क्योंकि तुम लोग अभी आधे इंसान ही हो, पाता नहीं क्यों ये बात तुम भूल जाते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ये सब अच्छे से याद दिलाता हूँ। ये बोल अनंत उस रूम से निकल जाता है। वही गार्ड्स भी अनंत के पीछे पीछे ही रूम से निकल गए थे और रूम बाहर से लॉक कर दिया था। वही सारे अटैकर अंदर ही थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उस इंसान को उनके बारे में इतना सब कैसे पता है, क्योंकि उनका वजूद तो दुनिया से छुपा हुआ है, किसी को भी उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अनंत तो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। वो लोग अभी यही सब सोच रहे थे कि कमरे में बारिश होने लगती है, लेकिन ये नॉर्मल बारिश नहीं थी। इसके पानी से उनके शरीर जल रहे थे क्योंकि ये शुद्ध और पवित्र पानी था। थोड़ी ही देर में वो जलकर खाक हो गए। वही अनंत भी वहां से निकल गया।
थोड़ी देर में अनंत ऑफिस पहुंच गया था। जब वो अपने केबिन में गया तब वहां रोहन, सूर्या, सुनील और दीपक पहले से ही मौजूद थे। वही अनंत उन्हें इग्नोर करके सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उस सबको देखता है और पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन सूर्या अनंत को घूरता है और बोलता है, बच्चों पर उन लोगों ने हमला किया और तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? अनंत, इस हमले का मतलब तो यही है, उन लोगों को बच्चों का पता चल गया है और अब वो उन्हें इसके आगे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वही ये सुन अनंत की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो घूर घूर कर सूर्या को देख रहा था। वही वहां का माहौल बदलते देख दीपक शांति से बोलता है, अनंत अब क्या करना है? क्या उन्हें हमारे परिवार के बारे में पता चल गया है क्या? ये सुन अनंत खुद को शांत करता है, फिर बोलता है, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। बस उन लोगों को जिस पर डाउट था इस उन पर हमला किया था, लेकिन सारे हमले नाकाम रह गए हैं और जिन सब ने हमला किया था वो सब गायब है। ये सुन सुनील कुछ सोचकर बोलता है, मतलब कोई और भी है जो उन सब से आगे चल रहा है और उनके हर कदम पर नजर रख रहा है? और फिर वो अनंत को देख बोलता है, और शायद तुम जानते हो कि वो कौन है? ये सुन अनंत उन सब को बिना देखे बोलता है, अनिशा, वही उन लोगों को हम सब तक पहुंचने से रोक रही है। ये सुन सब हैरान रह जाते हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। फिर थोड़ी देर में सब सेंस में आते हैं और रोहन बोलता है, भाभी जानती है सब, लेकिन कैसे? और भाभी का इन सब से क्या कनेक्शन है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वही सब उसकी बातों में हाँ मिलाते हैं। वही अनंत बोलता है, पता नहीं, लेकिन शायद अनिशा हमसे भी ज्यादा कुछ जानती है और मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सब अनिशा ही हमें दे रही है, पर अनिशा इन सब से कहाँ कनेक्टेड है ये मुझे नहीं पता। वही सब अनंत की बातों से हैरान थे और सूर्या बोलता है, अगर भाभी इन सब चीजों के बारे में जानती है तो वो सब बता क्यों नहीं देती है कि अनिरुद्ध किसको ढूंढ रहा है और हमसे उसकी क्या दुश्मनी है और वो और उसकी पत्नी क्यों बार बार हमला करवाते रहते हैं इंडिया में। वही दीपक जो अभी तक शांति से उनकी बात सुन रहा था वो बोलता है, अगर उन्हें बताना होता तो शुरू में ही बता देती, लेकिन नहीं, वो हमें सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ क्लू दे रही है। लेकिन अगर हमें सारी सच्चाई वही टैटू वाला इंसान बता सकता है जिसे सब इतनी बेताबी से ढूंढ रहे हैं। सब उसकी बात से सहमत होते हैं। फिर सुनील कुछ सोचकर बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग टेररिस्ट और गैंगस्टर को म्यूटेंट में बदल रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा और सब उनसे नहीं लड़ पाएंगे। सब ये सोचने लगे। अनंत सबको शांत देखता है तो बोलता है, कोई बात नहीं, सारी बातें धीरे धीरे पता चल ही जाएगी, तब तक हम सिर्फ अपने लोगों को चारों तरफ फैला सकते हैं कि आगे के लिए हम सावधान रहे। वही अनंत की बात सुन वो सब अग्री हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब आगे वही अनिशा भी बच्चों को स्कूल छोड़कर शूटिंग लोकेशन पर आ जाती है, लेकिन वही अनिशा ने ये नोट कर लिया था कि कोई उस पर बराबर नजर बनाए हुए है। ये देख अनिशा किसी को कुछ मैसेज कर देती है और अपनी शूटिंग पर कंसंट्रेट करने लगती है, क्योंकि अनिशा का आज लास्ट डे था शूट पर और आज एंडिंग सीन शूट होना था। शूटिंग स्टार्ट होती है जिसमें अनिशा अकेली खड़ी थी और समुद्र की लहरों को देख रही थी। इतने में कुछ लोग उसे घेर लेते। ये देख अनिशा मुस्कुरा देती है और बोलती है, आज मेरा बदला पूरा होने वाला है, लोग खुद बर्बाद होने आ गए हैं, अब मजा आएगा। वही वो लोग आकर उसे घेर लेते हैं और उनके बीच में से एक आदमी आगे आता है और अनिशा को देखकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया? ठीक है, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें बर्बाद करने की। आज तुम जरूर मरोगी, वो भी मेरे हाथों। थोड़े दिन तो लोग तुम्हें याद करेंगे, लेकिन टाइम के साथ भूल जाएंगे। ये बोल वो हंसने लगता है। वही अनिशा शांति से सामने वाले इंसान को देख रही थी कि जिस इंसान से कभी वो इतना प्यार करती थी आज वो उससे ही इतनी नफरत करती है। शायद उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं होता। अगर उसने उसका ये चेहरा पहले देखा होता तो शायद आज उसकी हालत ये नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर में ही फाइट स्टार्ट होती है और अनिशा अपने मार्टियल आर्ट के मूव से बहुत अच्छे तरीके से मार रही थी। वही वो आदमी जब देखता है कि उसके आदमी पीट रहे हैं तो वो गुस्से में बौखला गया और फिर कुछ सोचकर उसने अपनी नजर आसपास दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक डंडे पर गई और वो उसे उठाकर पीछे से अनिशा के सर पर मारने ही वाला था कि तभी कोई आकर उस डंडे को पकड़ लेता है। जब वो आदमी सामने देखता है तो वह एक इंसान दिखता है जिसने मास्क पहना हुआ था। उसने उस आदमी से वो डंडा छीन लिया और साइड में फेंक दिया और उसे मारने लगा। वही अनिशा की नजर भी उस इंसान पर चली गई थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान लड़ाई पर था। थोड़ी देर में सारे आदमी दर्द में कराते हुए जमीन पर पड़े हुए थे। वही उस आदमी की हालत भी ठीक नहीं थी। उस मास्क मैन ने उसे बहुत मारा था। इतने में वहां पर पुलिस भी आ गई थी और उस सबको पकड़ कर लेकर, लेकिन वहां अब सिर्फ मास्क मैन और अनिशा ही रह गए थे और वो दोनों सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वही अनिशा उस इंसान की आंखों में खुद के लिए प्यार देख सकती थी। दोनों अपनी आंखों में खोए हुए थे कि इतने में अनिशा का पैर स्लिप हो जाता है। वो गिरने ही वाली थी कि इतने में मास्क मैन उसे बचा लेता है और दोनों फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं। वही सब इस सीन में सब इतना खो गए थे कि सबका ध्यान इन सब से तभी बाहर आया जब उन्होंने डायरेक्टर की आवाज सुनी जिन्होंने कट बोला था। वाजी सब ये सीन देखकर क्लेप करने लगते हैं और डायरेक्टर खुश होकर आगे आता है और दोनों को विश करते हुए बोलता है, ये सीन सही में ब्लॉकबस्टर सीन है और आप दोनों ने जो एक्टिंग करी है ना उसने दिल जीत लिया है। फिर वो मेल एक्टर आगे आता है और बोलता है,
ये सब सिर्फ एक बहुत अच्छे को एक्टर मिस अनिशा की वजह से हुआ है। सीरियसली आप बॉलीवुड की क्वीन हो, आपने मुझे बहुत अच्छे से मेरी गलती समझाई है और मेरी हेल्प भी करी है। वही अनिशा ज्यादा कोच ना बोलते हुए सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही थी। थोड़ी देर में सब वहां से चले जाते हैं। वही अनिशा चेंजिंग रूम में आती है और उसके साथ रूही भी थी। वही अनिशा रूही को देख बोलती है, रूही आज और कोई शूट है? ये सुन रूही बोलती है, हाँ आज तुम्हारा एक कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड करना है। वो पर्स का ऐड है, ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। लेकिन मैंने सुना है एलिना भी इसी ऐड को पाने के लिए यहाँ आई है और रोज उन लोगों से मीटिंग कर रही है और उसने दिल्ली ब्रांच के मैनेजर को मना भी लिया था, लेकिन तुम्हें डायरेक्टली हेड क्वार्टर से सेलेक्ट किया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन शायद हमें वो शूट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वही ये सब सुना अनिशा एक स्मार्ट के साथ बोलती है, आने दो, जिसे भी मुझसे लड़ने आना है मैं भी तैयार हूँ। चलो अब पुराने दोस्त से भी मिलने का मौका आ गया है। बहुत लुका छुपी खेलने का शौक है उसे, लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो शिकार करना पसंद है, वो भी लोगों का सामने से। ये बोल वो मुस्कुराने लगती है। वही अनिशा की बात सुनकर रूही के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो लोग वहां से अद्वैत सीमेंट की शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। CH-134 ऐसी की तैसी। वही थोड़ी देर में अनिशा रूही के साथ उनकी कंपनी पहुंच जाती है क्योंकि शूटिंग उनके कंपनी में ही होने वाली थी। वही जब वहां सबको पता चलता है तो वो अनिशा को रिसीव करने आते हैं। भले ही मैनेजर एलिना के साइड था, लेकिन वो जानता था कि वो मिस अनिशा को ऑफेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। वो लोग वेट कर ही रहे थे कि उन्हें अनिशा की कार दिखी। ये देख सब एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि सब अनिशा के बहुत बड़े फैन थे। कार में सबसे पहले रूही बाहर निकली, फिर उसने अनिशा के साइड का गेट खोला जिससे अनिशा बाहर निकली। वही अनिशा को देख सबसे पहले मैनेजर आगे आया और अनिशा को विश करता है। अनिशा सिर्फ अपना सर हिला रही थी। वही सब अनिशा को देख कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और बिना देरी करे अनिशा को घेर लिया और अनिशा के साथ पिक्चर क्लिक करने लगे और ऑटोग्राफ लेने लगे। वही अनिशा भी सबके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। सब अनिशा के नेचर से काफी इम्प्रेसिव थे। वही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। ये देख मैनेजर ने बॉडीगार्ड को बुलाया और उन्होंने अनिशा को कवर कर दिया और अंदर लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद अनिशा चेंजिंग रूम में थी और सामने अपनी ड्रेस देख रही थी जो बहुत ही रेवलिंग है। वही रूही उस ड्रेस को देखकर गुस्से में अनिशा से बोलती है, मैंने कहा था ना ये मैनेजर शांत नहीं रहेगा, देखी इसकी हरकतें। एक बार उस एलिना ने इसके साथ रात क्या बिता ली, ये तो उसका ही पालतू कुत्ता बन गया है। वही अनिशा ये सब देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि उसे पता कि ये सब हो सकता है। वो जानती थी ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। वही अनिशा चुपचाप उस ड्रेस की पिक्चर क्लिक करके सीनियर को भेज देती है, फिर उन्हें कॉल करती है। ये फोन अनिशा ने उस कंपनी के ओनर के असिस्टेंट को कॉल किया था। थोड़ी देर में ही फोन रिसीव होता है और वहां मैनेजर अपनी जॉली वॉइस में बोलता है, मिस अनिशा आई होप कि आपको शूटिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि सब मैनेजर ने ऑलरेडी सारी चीजें सेटल हो गई होगी। वही अनिशा जो अभी तक शांति से उनकी बात सुन रही थी वो बोलती है, हाँ आपके मैनेजर ने बहुत अच्छे से चीजें मैनेज करी है, देखिए मैंने आपको कुछ पिक्चर्स सेंड करी है। असिस्टेंट को अनिशा की बातें समझ नहीं तो वो बोलता है, एक मिनट मिस अनिशा मैं एक बार देख लेता हूँ पिक्चर। ये बोल वो पहले पिक्चर देखता है और शॉकेड हो जाता है, लेकिन वो नासमझ नहीं था। वो समझ गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो अनिशा से वापस कांटेक्ट करता है और बोलता है, आई एम सॉरी मैम, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं किसी को वहाँ भेजता हूँ सब चीजें सेटल करने के लिए। ये सुन अनिशा सिर्फ ओके बोल कॉल कट कर देती है। वही कॉल कट होने के बाद रूही अनिशा के पास आती है और पूछती है, क्या सीन है, कुछ धमाका होगा कि नहीं, अब आगे क्या करे। ये सुन अनिशा डेविल स्माइल करती है और बोलती है, बस थोड़ा वेट करो, फिर अपना एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम हो जाएगा। वही रूही भी हंसने लगती है और बोलती है, चलो उन्हें पता चल ही जाएगा कि वो किससे उलझने की कोशिश कर रहे हैं, बस पॉपकॉर्न और होना चाहिए था, फिर और मजा आएगा। ये बोल वो हंसने लगती है। वही जब अनिशा और उसकी मैनेजर बहुत देर तक चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए तो मैनेजर ने किसी को उन्हें बुलाने को भेजा। थोड़ी देर में वो इंसान जो गया था वो वापस आया और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। मैनेजर उसके बोलने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, सर मैम आ रही है। ये बोलते वक्त उसके एक्सप्रेशन खराब थे क्योंकि अनिशा ने चेंज नहीं किया था। वही मैनेजर उसके एक्सप्रेशन देख समझ गया था कुछ तो गड़बड़, फिर उसे ड्रेस का ख्याल आया और उसने ये सोचा कि अनिशा उस खराब ड्रेस की वजह से ये ऐड छोड़ देंगे। ये सब सोचकर वो एक्साइटेड हो गया कि बिना ज्यादा मेहनत करे उसने वो कर दिया जो वो करना चाहता था। थोड़ी देर में अनिशा रूही चेंजिंग रूम से बाहर निकले। वही सब ये देखकर शॉकेड थे कि अनिशा ने चेंज नहीं किया था, लेकिन वो किसी गॉडेस की तरह, ग्रेस की तरह चलकर आ रही थी। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि जब शूटिंग का टाइम हो गया है तो भी उन्होंने चेंज नहीं किया था। वही अनिशा शांति से चल के मैनेजर के सामने खड़ी हो गई। वही किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वही रूही जो अनिशा के पीछे थी वो आगे आती है और रुमाल जैसी ड्रेस मैनेजर के चेहरे पर फेंक देती है और गुस्से से बोलती है, तो तुम ये ड्रेस जो इतनी ज्यादा रिवेलिंग है वो बॉलीवुड क्वीन के लिए लेकर आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम किसे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। वही सारे लोग जो वहां पर काम कर रहे थे वो हैरानी से कभी ड्रेस को देख रहे थे कभी मैनेजर को, क्योंकि सबको रूही की बात सही लग रही थी।
वही जब मैनेजर देख रहा था कि सारी चीजें उसके ऊपर आ रही है तो वो सब कंपनी के ऊपर डालने के बारे में सोचता है और बोलता है, प्लीज आप हमसे ऑफन ना हो, ये ड्रेस हमारे सीनियर्स ने डिसाइड किया है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सीनियर मैनेजमेंट के बात कर सकती है, इस बारे में हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपको ऑफन कर सके। वही उसका जवाब सुन रूही सरकास्टिक वे में हंसती है और बोलती है, लेकिन आपके डिजाइनर ने हमें ये इन्फॉर्म किया है कि ये ड्रेस अपने सेलेक्ट किया है। वही अब मैनेजर ये सुनता है तो हैरानी से कभी रूही को देख रहा था तो कभी उनकी डिजाइनर को उसने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया था और उसने अच्छे खासे पैसे भी दिए थे अपना मुंह बंद बंद के लिए, लेकिन वो खुद को एक्सपोज नहीं होने दे सकता था। वो बोलता है, मुझे नहीं पता है कि मैंने आपको कैसे ऑफेंड किया है कि आप लोग मुझे और ऐसा झूठ इल्जाम लगा रहे हो, और आप लोगों के लिए ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी को अपनी साइड करना। ये बोल वो डिजाइनर को देखने लगता है। वही अनिशा समझ रही थी कि अपने वर्ड से खेल रहा था और सबको ये बताना चाहता है कि ये सब अनिशा की प्लानिंग थी ताकि वो अनिशा की इमेज खराब कर सके। अब आगे वही अनिशा सही सोच रही थी और आसपास कई लोग यही बातें कर रहे थे। ये देख रही को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मैनेजर को देख स्मार्ट करती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रूही मैनेजर को घूरती है और बोलती है, और तुम हो कौन, और अनिशा तुम्हारे लिए ये सब क्यों करेगी? क्या अनिशा को ये डर था कि तुम अनिशा की रेपुटेशन खराब कर सकते हो? क्या ये कोई मजाक है? लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि तुम अनिशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। शायद तुम नहीं चाहते हो कि ये एड अनिशा को मिले, इसलिए ही तुम ये सब कर रहे हो। वही जब मैनेजर ये सुनता है तो उसको पसीना आने लगते हैं। उसे लगा नहीं था वो इतनी जल्दी कोई उसकी चाल को आसानी से समझ सकता है। वो कुछ बोलता इससे पहले ही वहां कुछ लोग आ गए। वही जब सब उन्हें देखते हैं तो सब आपस में बात करने लगे। वही मैनेजर भी अपने सीनियर को देखकर शॉकेड था, लेकिन वो जल्दी ही अपने सेंस में आता है। लेकिन वो लोग मैनेजर पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए सीधे अनिशा के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हैं और बोलते हैं, सॉरी मिस अनिशा, हमारे मिस मैनेजमेंट की वजह से आपको ये दिक्कत हुई। वही जब मैनेजर और आसपास के लोग ये सुनते हैं तो हैरानी से उन्हें देख रहे थे। वही फिर सीनियर मैनेजर के सामने आते हैं और उसे देखते हैं और बोलते हैं, और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अपनी एक रात की अय्याशी की वजह से तुम हमारी कंपनी और मिस अनिशा दोनों की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अगर सही टाइम पर हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खराब हो सकता था। वही मैनेजर ये सब सुनकर घबरा गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि इन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं है। ये सोचकर वो नॉर्मल हो जाता है और बोलता है, सर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है, जरूर किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये बोल वो अनिशा की तरफ देखने लगता है। वही सीनियर ये सुनकर और ज्यादा गुस्से से उसे देखने लगते हैं और अपना फोन निकलकर उसे वो वीडियो दिखाने लगते हैं। ये वीडियो उनके होटल रूम का था जिसमें दोनों फिजिकल हो रहे थे और एलिना मैनेजर को अनिशा को निकालकर खुद वो ऐड देने के लिए बोल रही थी और वो अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे। वही जब मैनेजर ये वीडियो देखता है तो वो डर जाता है और हैरानी से कभी वो वीडियो को देखता है तो कभी अपने सीनियर को। अब उसके पास कुछ बोलने को ही नहीं था और वो अपना सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। वही बाकी सब ने भी ये वीडियो देख लिया था और वो आपस में बात करने लगते हैं। वही सीनियर बोलता है, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश करी है, अब देखो हम तुम्हारा क्या हॉल करते हैं। उन्होंने अभी ये बोला ही था कि इतने में मैनेजर उनसे माफी मांगने लगता है। ये देख सीनियर सिर्फ उसे कंपनी से निकाल देते हैं। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन कोई उसकी एक भी नहीं सुनता है। वही उसके जाने के बाद सीनियर मैनेजर हर चीज हैंडल कर रहे थे और थोड़ी देर बाद अनिशा को भी ड्रेस दे दी गई थी और थोड़ी देर में अनिशा चेंज करके आती है और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और सब कुछ ठीक चल रहा था। वही दूसरी तरफ स्कूल में लव फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ, वो भी अकेला, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उसके प्रेजेंस से बच्चे डर जाते थे और दूर ही बैठते हैं। वही लव की बेंच के पीछे मीरा और कुछ बैठे हुए थे, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा उनकी बातों से था क्योंकि उनके दिमाग में अलग ही बात चल रही थी और एक दूसरे को देख डेविल स्माइल कर रहे थे, फिर हाई फाई करते हैं। 136 भागम भाग। वही थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में आते हैं और पढ़ाने लगते हैं। वही कुश ने अपने बैग से एक नकली छिपकली निकली और चुपके से अपनी बेंच के नीचे बैठ गया और धीरे धीरे चलकर लास्ट वाली बेंच के पास चला गया। वही सबका ध्यान तो टीचर पर था तो किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वही कुश ने वो छिपकली उस बच्चे के बैग में डाल दिया और वही पास बैठे दूसरे की बोतल पर रेड कलर डाल दिया और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। वहां बैठते ही वो मीरा को ओके का साइन करता है। ये देख मीरा भी वैसे ही चलकर टीचर के डेस्क के पास जाकर जब टीचर बोर्ड पर लिख रहे थे तभी उसने टीचर की चेयर पर ग्लू लगा दिया और वापस आकर अपनी जगह बैठ गई। वही लव ने दोनों की हरकतें देख ली थी लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी गादेन नामे हिला देता है। वही कुश और मीरा दोनों डेविल स्माइल करते हैं और अपनी बातों में लग जाते हैं। वही जो टीचर सबको पढ़ा रहे थे, जब उनका ध्यान उन दोनों पर जाता है तो वो उन्हें बुलाते हैं, कुश और मीरा खड़े हो जाओ अपनी जगह से। ये पुष्पा सर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे। वो देखने में थोड़े चबी थे और गोल मटोल भी थे, उनका पेट भी बाहर निकला हुआ था। वही अपना नाम सुनकर दोनों खड़े हो जाते हैं और टीचर को देखने लगते हैं। वही पुष्पा सर दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों के पास इतनी बातें कहाँ से आती है जो पूरी क्लास के टाइम पर तुम सिर्फ बातें ही करते रहते हो? अच्छा चलो मुझे बताओ, क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे तुम दोनों? मुझे भी जानना है।
ये सुन मीरा ज्यादा ना सोचते हुए बोलती है, सर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आप मोटू जैसे दिखते हो या ज्ञान की तरह। ये बोल वो सर को देखती है और वही सर अपनी आंखें छोटी करके देख रहे थे। वही सारे बच्चे हंस रहे थे। वही साइड में खड़ा कुश अपने सर पर मारते हुए मीरा से बोलता है, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती है। तुम ये भी बता दो कि तुम्हें सर का नाम किसी फूल जैसा लगता है और तुम्हें ये नाम सुनकर किसी आंटी का नाम लगता है। वही पुष्पा सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था उन दोनों बच्चों की बात सुनकर और उनकी नाक भी लाल हो गई थी और दोनों कानों से धुआं निकल रहा था। इस समय वो बहुत फनी लग रहे थे। वही उनका चेहरा देख सभी बच्चों को बहुत हंसी आ रही थी। ये सब सर का गुस्सा बढ़ा रहा था। वो बोले, तुम दोनों रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये बोल सर कुश और मीरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही सर को अपनी तरफ आता देख कुश मीरा से चिल्लाकर बोलता है, मीरा भाग, भेस पीछे पड़ गई है। ये बोल कुश और मीरा दोनों क्लास के बाहर भाग जाते हैं। वही सर भी उनके पीछे भागने लग जाते हैं। वही लव ये सब ड्रामा का पार्ट बनाने में कोई शौक नहीं था, इसलिए वो ये सब इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। वही कुश और मीरा भागते हुए कॉरिडोर में आ गए थे। वही उनके पीछे पुष्पा सर चिल्लाते हुए उनके पीछे भाग रहे थे। वही वो लोग जहां से भाग रहे थे वहां की क्लास के टीचर भी इतनी आवाज सुनकर बाहर आकर देखने लगते हैं कि क्या चल रहा है। वही प्रिंसिपल सर भी राउंड पर निकले हुए थे। जब वो कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कुश और मीरा उसकी तरफ भाग कर आ रहे थे। वही उनको ऐसे क्लास के टाइम पर बाहर भागता देख प्रिंसिपल सर को कुछ समझ नहीं आया। वो अपना सर खुजलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पीछे पुष्पा सर भी भाग रहे थे। वही प्रिंसिपल सर ये देख खुद से बोलते हैं, ये हो क्या रहा, क्या ये लोग रेस लगा रहे हैं क्लास के टाइम पर? हाँ जरूर हो सकता है ऐसा। जरूर इन बच्चों ने ही सर को चैलेंज किया होगा। जब से ये छोटे शैतान आए हैं रोज कोई ना कोई नाटक होता ही रहता है और जरूर आज इनका टारगेट पुष्पा सर है और ये भी आसानी से हारने वालों में से नहीं है। खुद को पुष्पा मूवी का हीरो समझते हैं। बस इनका ये डायलॉग बोलना बाकी है, झुकेगा नहीं साला। ये बोल वो हंसने लगते हैं और उनकी तरह चलने लगे जाते हैं। वो अभी वही पहुंचे ही थे कि इतने में कुश और मीरा प्रिंसिपल के पीछे खड़े हो जाते हैं। वही उनके सर भी वहां आ गए थे। वही बच्चे प्रिंसिपल सर के आसपास गोल गोल घूमने लगते हैं। वही प्रिंसिपल सर को तो चक्कर ही आने लगे थे। तभी कुश और मीरा प्रिंसिपल सर को पुष्पा सर की तरफ धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं। वही प्रिंसिपल सर पुष्पा सर के ऊपर गिर जाते हैं। वही दोनों की आंखें बड़ी तो गई थी। वही आसपास जितने भी टीचर और वर्कर थे वो अपने मुंह में हाथ रखकर ये सीन देख रहे थे, क्योंकि गिरने की वजह से दोनों के लिप्स टच हो गए थे और दोनों तो सदमे में चले गए थे। अब आगे थोड़ी देर बाद दोनों सेंस में आते हैं और अलग हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर आसपास जाती है जहां सब शोकेड होकर उन्हें देख रहे थे। ये देख प्रिंसिपल सर बहुत ही ऑकवर्ड हो गए। फिर उनका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया और वो दांत पिसते हुए बोलता है, इन दोनों शैतानों ने पूरा स्कूल अपने सर पर उठा रखा है। ये सब तो अब रोज का हो गया है। ये लोग क्लास में कम बाहर ज्यादा होते हैं और साथ साथ सभी को अपने पीछे लगा देते हैं। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो उस तरफ निकल जाते हैं जहां कुश और मीरा गए थे। वही उनके पीछे पुष्पा सर भी बोलते हैं, आज तो हद ही हो गई है, लेकिन मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो भी प्रिंसिपल सर के पीछे निकल जाते हैं और दोनों का पीछा करते करते वो लोग ग्राउंड में आ गए थे। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे फाउंटेन की तरफ भाग रहे थे। वो भी उनके पीछे निकल गए, उसके आसपास घूमने लगते हैं। फिर वो दोनों उन्हें दोनों साइड से घेर लेते हैं। अब बीच में कुश और मीरा थे। वही एक साइड से प्रिंसिपल सर उनके पास आ रहे थे, वही दूसरी साइड से पुष्पा सर उनकी तरह चलकर आ रहे थे। फिर दोनों एक टाइम पर उन्हें पकड़ने के लिए आगे आए, लेकिन तभी कुश और मीरा दोनों वहां से हट गए। वही प्रिंसिपल सर और पुष्पा सर फाउंटेन में गिर गए। वही कुश और मीरा अपने मुंह पर हाथ रखकर ये सब देख रहे थे। तभी वहां पर सारे टीचर और सभी स्टूडेंट भी आ गए थे। वही सब तो आंखें फाड़े सामने का सीन देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां सारे स्टूडेंट अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे। वही टीचर्स भी अपने मुंह में हाथ रखकर हंस रहे थे। ये देख प्रिंसिपल सर और पुष्पा सर को बहुत तेज गुस्सा आया और वो दोनों एक साथ चिल्लाए, कुश मीरा। वही उनके ऐसे चिल्लाने से सब वहां से गायब हो गए। वही कुश और मीरा भी एक पिलर के पीछे छुप गए थे। वही अनंत अपने ऑफिस में मीटिंग रूम में बैठा था और वहां उसका मैनेजर रिपोर्ट्स दे रहा था। अभी मीटिंग चल ही रही थी कि तभी वहां पर किसी का फोन बजने लगता है। ये सुनकर सबकी जान गले में ही अटक गई थी, क्योंकि सबको पता था कि अनंत को मीटिंग में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं थी। अब सबको उस इंसान पर दया आ रही थी। तभी सबका ध्यान जाता है कि ये फोन शायद उनके बॉस का ही बज रहा है। वही अनंत का ध्यान भी इस बात पर जाता है कि ये उसका फोन ही बज रहा है। ये देख वो अपना फोन उठाता है तो स्क्रीन पर बच्चों के स्कूल से प्रिंसिपल सर का कॉल आ रहा था। ये देख उसने ज्यादा ना किसी पर ध्यान दिए तुरंत कॉल उठा लिया तो सामने से प्रिंसिपल सर ने उन्हें स्कूल बुलाया। वही ये सुन अनंत को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और प्रिंसिपल सर का कॉल कट होते ही वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मीटिंग ओवर बोल वो मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वही सजे पीछे रोहन भी निकल गया। वही बाकी सब तो शॉक में थे कि हुआ क्या है अभी। वही बाहर आते ही रोहन ने अनंत से पूछा, अनंत हुआ क्या है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो अनंत बोलता है, स्कूल से फोन आया था, जल्दी में वहां बुलाया है, शायद कुछ हुआ है, हमें जल्दी ही वहां पहुंचना होगा। ये बोल दोनों पार्किंग में निकल गए और वहां से स्कूल के लिए निकल गए। वही थोड़ी देर बाद अनंत स्कूल पहुंच गया और जैसे ही एंट्रेंस पर पहुंच वहां उसे अनिशा रूही ये साथ दिखी। वो भी अंदर जा ही रही थी कि तभी उसने अनंत की कार देख ली थी, इसलिए वो यहाँ रुककर उसका वेट कर रही थी।
वही अनंत और रोहन भी उनके पास आते हैं और अनंत अनिशा से पूछता है, क्या तुम्हें भी प्रिंसिपल सर का कॉल आया था? ये सुन अनिशा ने हाँ में सर हिलाकर बोलती है, हाँ तब मेरा शूट खत्म हुआ ही था कि सर ने कहा कि कोई इमरजेंसी है और मैं अभी स्कूल आ जाऊं। ये सुन अनंत अपना सर हिला देता है और बोलता है, चलो देखते हैं क्या हुआ है, सब अंदर जाकर ही पता चलेगा। ये बोल अनंत अनिशा अंदर चले जाते हैं, वही उनके पीछे रोहन और रूही भी अंदर चले जाते हैं। 138 पेंटिंग। वही अनिशा ये सब अपना सर नीचे करके सुन रही थी, उसने एक नजर भी कुश और मीरा को नहीं देखा था। वही प्रिंसिपल सर के बोलने के बाद पुष्पा सर बोलते हैं, सर मैम ये लोग हर टीचर का नया नाम रखते हैं और क्लास में हर बच्चा इनसे परेशान है। ये लोग तो टीचर को भी उल्टा सीधा बोलने से चुप नहीं रहते हैं। अभी तो ये बच्चे हैं लेकिन फिर भी इनमें डिसिप्लिन की बहुत कमी है। वही अनंत कुश और मीरा को देखता है और बोलता है, तुम दोनों के पास कुछ है बोलने के लिए? वही कुश और मीरा तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अनंत की आवाज सुनी तो दोनों ने अपना सर नीचे करे ही बोला, सॉरी। तो अनंत ने पूछा, सॉरी फॉर व्हाट? किस किस चीज के लिए सॉरी बोलोगे कि तुम? वही कुश और मीरा कुछ नहीं बोल पाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती है। इतने में अभी तक अनिशा जो शांत थी उसकी आवाज आती है, वो बोल रही थी, सर गलती इन दोनों की है, आप जो भी पनिशमेंट दोगे वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ये सुन प्रिंसिपल सर पुष्पा सर को देखते हैं और बोलते हैं, हम ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं इन्हें क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इतने ब्रिलियंट बच्चों का फ्यूचर खराब हो, इसलिए इन्हें पनिशमेंट में गार्डन का ध्यान रखना होगा, वो भी स्कूल खत्म होने के बाद पूरे 2 घंटे गार्डनिंग करना होगा इन्हें। ये सुन अनंत बोलता है, ठीक है ये लोग ये पनिशमेंट कंप्लीट करेंगे तो फिर प्रिंसिपल सर ठीक है बोलते हैं। वही सब प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर पार्किंग में आते हैं लेकिन उनमें से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। वही अनिशा पार्किंग में आते ही बिना किसी पे ध्यान दिए सीधा अपनी कार की तरफ चली जाती है और अपनी कार वहां से लेकर निकल जाती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। वही अनिशा को ऐसे निकलता देख कुश और मीरा दोनों एक साथ बोलते हैं, मम्मा, लेकिन तब तक अनिशा निकल गई थी। वही ये देख कुश और मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वही अनंत रोहन से बोलता है, रोहन तुम जाओ और रूही को घर छोड़कर आओ, मैं बच्चों को लेकर घर जा रहा हूँ। ये सुन रोहन हाँ में सर हिला देता है और रूही को लेकर निकल जाता है। वही अनंत बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और घर के लिए निकल जाता है। वही गाड़ी में मीरा अनंत से सुबकते हुए पूछती है, डैडा मम्मा ने हमसे बात क्यों नहीं करी? प्रॉमिस आज के बाद हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज मम्मा को बोलो ना गुस्सा नहीं करे। वही अनंत जानता था कि बच्चे पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। वो ज्यादा ना बात बढ़ाते हुए बोलता है, तुम दोनों ने आज अपनी मम्मा को डिसपॉइंट किया है। तुम दोनों बाहर जो कुछ भी करोगे वहां सब यही बोलेंगे तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है। सोचो इतने टाइम से तुम्हारी मम्मा तुम्हारा अकेले ध्यान रखा है। तुम्हारी मम्मा बहुत हट हुई है, उन्हें यही लग रहा है कि वो तुम्हारा ध्यान सही से नहीं रख पाई है। अभी वो बहुत हट है तुम्हारी वजह से। वही जब कुश और मीरा ये सुनते हैं तो एक साथ बोलती है, सॉरी पापा गलती हो गई, लेकिन अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ये सुन अनंत बोलता है, बच्चों थोड़ी मस्ती सब करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं कि कोई होम हो और ना ही किसी को डिसरेस्पेक्ट करना चाहिए। और अपने तो अपने टीचर की डिसरेस्पेक्ट करी है, ठीक है इस बार हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है? ये सुन मीरा और कुश हाँ में सर हिला देते हैं। वही लव तो एक्सप्रेशन बस सामने रास्ते को देख रहा था, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। थोड़ी देर में अनंत की कार कपूर मेंशन में आकर रुकती है और अनंत बच्चों को लेकर अंदर आता है। वही सब पहले से ही हॉल में मौजूद थे। अनंत कुश और मीरा को सोफे पर बिठाता है लेकिन लव बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अपने कमरे में चला जाता है। सबको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि आज कुश और मीरा बहुत शांत शांत से लग रहे थे। तो दादाजी अनंत से पूछते हैं, अनंत कुछ हुआ है क्या? आज बच्चे बहुत शांत शांत से लग रहे हैं। तो अनंत उन सबको सब कुछ बता देता है। सबको ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वो बच्चों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बच्चे पहले से डरे हुए हैं और गिल्ट में है, इसलिए कोई कुछ ना ही बोलना सही समझता है। वही दादाजी ज्यादा देर शांत नहीं रह पाते हैं और वो बोलती है, कुश और मीरा मेरी तरफ देखो। ये सुन दोनों दादाजी की तरफ देखते हैं तो दादाजी पूछते हैं, आपको पता है अपने गलती कहाँ करी है? ये सुन दोनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं तो दादाजी बोलते हैं, ये अच्छा है कि आपको पता है कि आपकी गलती कहाँ है। हाँ आपने गलती करी है और आपको उसकी पनिशमेंट में मिल गई है, बस अब आप ये गलती नहीं दोबारा नहीं करोगे। ये सुन कुश और मीरा सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देते हैं। वो दोनों सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रहे थे, ज्यादा नहीं बोल रहे थे। वही ये देख दादी बोलती है, अच्छा बच्चों जाओ फ्रेश हो जाओ पहले, फिर कुछ खा लो। ये सुन मीरा और कुश दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आगे वही रोहन भी रूही को उसके घर छोड़कर चला जाता है। जब रूही अंदर आती है तो वहां पर सब पहले से ही बात कर रहे थे। रूही शांति से आकर वहां बैठ जाती है। सब देख सकते थे कि रूही के चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। ये देख विजय जी पूछते हैं, बेटा कुछ हुआ है क्या? बहुत टेंशन में लग रही हो। ये सुन रही सबको देखती है, फिर सब कुछ बता देती है जो स्कूल में हुआ था। ये सुन सब चुप हो जाते हैं। फिर एकांश पूछता है, अनिशा का रिएक्शन कैसा था, क्या वो ठीक थी? ये सुन रूही बोलती है, भाई पता वहां पर तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन वहां से बाहर आते ही कहीं निकल गई। वो अपनी गाड़ी लेकर बिना बताए कि कहाँ जा रही है। ये सुन एकांश टेंशन में आ गया तो उसे देख स्वयं ने उससे पूछा, एकांश क्या हुआ है, सब ठीक है ना?
वही ये सुन एकांश स्वयं से बोलता है, भाई अनिशा बच्चों को लेकर बहुत पोसेसिव है, अगर कोई भी कुछ बच्चों को बोलता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन आज जो हुआ है ना उससे अनिशा खुद को ब्लेम ही कर रही होगी कि वो बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाई। वही एकांश की बात सुन सब टेंशन में आ गए थे। वही एकांश की बात सुन भावना जी टेंशन में बोलती है, तो आप किसका वेट कर रहे हो एकांश, अभी अनिशा को कॉल करो। ये सुन एकांश हाँ बोलकर अनिशा को फोन लगता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। ये एकांश सबको बताता है तो स्वयं उसे अनंत को कॉल करने को बोलता है। ये सुन एकांश अनंत को फोन करता है। वही कपूर मैंशन में सब बच्चों का नीचे आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में कुश और मीरा नीचे आ जाते हैं। वही स्वरा जी अनंत से पूछती है, बेटा अनिशा कहाँ है, कब तक आएगी, एक बार फोन करके पूछ लो, पता नहीं खाना भी खाया होगा या नहीं बच्ची ने। ये सुन अनंत बोलता है, माँ मैंने कॉल किया था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है, मैंने बोला है अपने आदमियों को अनिशा का पता करने को बोला है। ये सुन स्वरा जी बस अपना सर हिला देती है, फिर वापस ऊपर की तरफ देखती है तो उनका ऐसा रिएक्शन देख राघवेंद्र जी बोलते हैं, क्या हुआ है स्वरा जी, आप बार बार ऊपर क्यों देख रही है, कुछ है क्या ऊपर। वही ये सुन स्वरा जी बोलती है, मैं लव का आने का वेट कर रही थी, जब से स्कूल से आया है तब से अपने कमरे के बाहर ही नहीं निकला है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। वही ये सुन सबका ध्यान लव की तरफ जाता है जो बहुत टाइम से अपने कमरे में ही था, बाहर ही नहीं निकला था। वही ये देख अनंत सबसे बोलता है, आप लोग खाना खा लीजिए और बच्चों को भी खिला दो, मैं लव को लेकर आता हूँ। ये बोल वो लव के कमरे की तरफ चला जाता है। वही बाकी सब डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं और डिनर करते हैं और बच्चों को भी कराते हैं। वही अनंत लव के कमरे में आता है तो देखता है लव अपने कमरे में नहीं था, तो अनंत उसे बालकनी में देखता है, वो वहां पर भी नहीं था। फिर वो वॉशरूम में देखता है तो लव उसे कहीं नहीं दिखता है, तो अनंत वहां से निकलकर हर जगह लव को ढूंढता है। उसने सब जगह देखा लेकिन लव कहीं नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद अनंत आर्ट रूम में आया तो उसने देखा लव पेंटिंग कर रहा था। वही अनंत आगे आता है, जब लव के पीछे जाकर खड़ा होता है तो देखता है लव ने अनिशा की पेंटिंग बनाई थी, बस वो उसे फाइनल टच दे रहा था। वही अनंत शांति से लव को पेंटिंग करते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद लव जब पेंटिंग करना बंद करता है और अपना हाथ साफ करता है और पीछे मुड़ता है तो वहां पर अनंत खड़ा था। ये वही अनंत जब देखता है कि लव ने पेंटिंग कंप्लीट कर ली तो आगे आता है और लव को गोद में लेता है। वही लव भी अपना सर अनंत के कंधे पर रख देता है और अनिशा की पेंटिंग देखने लगता है, तो अनंत लव से बोलता है, अब ठीक लग रहा है। वही ये सुन लव हाँ में सर हिला देता है। वही लव का ऐसा रिएक्शन देख अनंत लव से बोलता है, लव जानता हूँ तुझे अच्छा नहीं लगा अपनी मम्मा को ऐसा देखकर, लेकिन अपनी मम्मा को थोड़ा टाइम दो, वो नॉर्मल हो जाएगी। आज जो कुछ भी हुआ है ना उससे तुम्हारी मम्मा हट हुई है, पर डोंट वरी, हम है ना उन्हें संभालने के लिए। वही लव जब उसकी बात सुनता है तो कुछ सोचता है, फिर अपना सर हाँ में हिलाता है। तो ये देख अनंत लव से बोलता है, अब चले खाना खाने, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मा को नहीं पसंद कि तुम भूखे रहो। वही ये सुन लव हाँ में सर हिलाता है तो अनंत लव को लेकर नीचे आता है और डिनर टेबल पर बैठ जाता है और लव को खिलाने लगता है। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही अनंत जब अपने कमरे में आता है तो उसका फोन बजने लगता है। जब वो अपना फोन निकालकर देखता है तो एकांश का कॉल था, तो वो रिसीव करता है तो सामने से एकांश पूछता है, अनंत अनिशा घर पहुंच गई है क्या, क्या बात हुई है तुम्हारी उससे, मैंने उसको फोन किया था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वही जब अनंत एकांश की बात सुनता है तो बोलता है, मैंने भी उसे फोन किया था लेकिन वही रिजल्ट रहा था जो तुम्हें मिला। मैंने बोला है अपने कुछ आदमियों को अनिशा के बारे में पता करने के लिए, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। वही एकांश ये सुनकर सिर्फ ठीक है बोल कॉल कट कर देता है। वही अनंत किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। वही दूसरी तरफ एक इंसान पहाड़ की चोटी में अकेला बैठा हुआ था और सामने खाई को देख रहा था। वही उससे कुछ दूरी पर कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए थे, सबके हाथों में हथियार थे, शायद ये लोग उस पर हमला करने वाले थे और वो लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और हमला करने के लिए अपने हथियार उठा लिए थे। वही वो इंसान इन सब से बेखबर बस एक तक अंधेरे में खाई को देखने में लगा हुआ था, उसे अपने आसपास से मतलब ही नहीं था। CH-140 बिना किसी को पता चले। वही अनिशा के वहां से निकल जाने के बाद अनिरुद्ध खुद से बोलता है, तुम बहुत कुछ जानती हो वहां ना होने के बावजूद। ठीक है तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं तो ठीक है, अब मुझे अपने आसपास की चीजें को भी देखना है और अनिशा के हिसाब से कोई मुझ पर नजर रखे हुए है तो मुझे और केयरफुल होना होगा और अनिशा के नेक्स्ट साइन का वेट करना होगा। कौन कौन मेरे खिलाफ है इस बारे में मुझे पता करना ही होगा। ये बोल वो एक बार उन आदमियों को देखता है जिसे अनिशा ने पीटा था। ये देख वो मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पता था यही होने वाला है, इसलिए मैंने ये होने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन सबको मुझ पर शक हो। चलो वापस और अपनी नौटंकी भी शुरू करनी है। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। वही आनिशा भी निकलकर अपने विला आ गई थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बहुत कुछ चल रहा है उसके साथ और वो भी एक साथ। वही अनिशा जब विला आई थी तो वहां कोई भी नहीं था। अनिशा चुपचाप से पहले फ्रेश होती है और टेरेस पर चली जाती है और वहां बने झूले में शांति से बैठ जाती है और किसी सोच में खो जाती है और खुद से बोलती है, लगता है बहुत टाइम से अनिशा की बॉडी में रहने की वजह से अनिशा के इमोशन और मेरे इमोशन में क्लेश हो रहा है। भला मैं क्यों उन लोगों के लिए सिंपैथी फील करूं जिन लोगों से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है।
ये बोल वो अपनी आंखें बंद करके अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। फिर उसके सामने आज जो भी हुआ वो सब आ गया, ये याद करके उसकी आंखें खुल जाती है और खुद से बोलती है, कहाँ कमी रह गई, मैंने वो सब किया जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत हूँ, मैंने कोई कमी तो रखी ही होगी, तभी तो आज मेरे बच्चे मेरी दी हुई सीख ही भूल गए। ये बोल वो फिर अपनी आंख बंद करके बैठ जाती है। अब आगे वही एकांश ने सबको जबरदस्ती खाना खिला दिया था और आराम करने कमरे में भेज दिया था। वही उनके जाने के बाद वो स्वयं और इवान हॉल में परेशानी में इधर उधर टहल रहे थे। थोड़ी देर में एकांश का फोन बजता है। जब वो देखता है तो उसके गार्ड्स का फोन था। ये देख वो जल्दीबाजी में फोन उठाता है तो वहां से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन एकांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत दो और अनिशा को ढूंढो अभी। ये बोल वो कॉल कट कर देता है, लेकिन वो गुस्से में कांप रहा था। वही स्वयं और इवान को कुछ समझ नहीं आया तो स्वयं एकांश के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, एकांश हुआ क्या है। ये सुन एकांश खुद को शांत करता है और बोलता है, भाई थोड़ी देर पहले गार्ड्स ने अनिशा को देखा था, उसके आसपास बहुत सारे लोग गिरे हुए थे, लेकिन जब तो वो वहां पहुंचे तब तक अनिशा वहां से निकल गई थी। लेकिन उस आदमियों से पता चला है कि उन्हें अनिशा को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इन सब के पीछे कौन है ये पता नहीं है। वही स्वयं और इवान भी गुस्से में उबल रहे थे, लेकिन जैसे तैसे खुद को शांत किया और स्वयं ने बोला, एकांश एक काम करो, अनंत को इस बारे में इन्फॉर्म करो, हम जानते हैं कि कोई अनिशा को नुकसान पहुंचना चाहता है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये सुन एकांश हाँ में सर हिला देता है, फिर अनंत को कॉल लगा देता है। वही अनंत भी रेस्टलेस होकर अपने कमरे में घूम रहा था और बार बार अपने फोन को देख रहा था। वो अपने आदमियों के फोन का वेट कर रहा था ताकि उसे अनिशा की इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन अभी तक उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। वो अभी परेशानी में इधर उधर घूम ही रहा था कि इतने में उसका फोन बजता है। जब वो फोन देखता है तो वहां पर एकांश कॉल आ रहा था। जब वो फोन रिसीव करता है तो वहां से एकांश सब कुछ अनंत को बता देता है। ये सब सुन अनंत खुद को पहले शांत करता है, फिर बोलता है, थैंक यू मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैंने भी अपने गार्ड्स लगाए हुए हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं वापस से बात करता हूँ, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वही ये सुन एकांश ठीक है बोल कॉल कट कर देता है। वही अनंत अभी अपने गार्ड्स को कॉल कर ही रहा था कि उसके फोन में मैसेज आता है, तो वो उस मैसेज को खोलकर देखने लगता है। ये मैसेज अनिशा का था, जिसमें लिखा था, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है इसलिए मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी, अब कल सुबह बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज देना। वही जब अनंत ये मैसेज देखता है तो उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता। फिर वो वहां से बालकनी में आ जाता है और बाहर देखने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वही एकांश के पास भी अनिशा का मैसेज पहुंच गया था, तब जाकर उसे शांति मिली थी। उसे ये स्वयं और इवान को भी बता दिया था। ये सुन वो भी शांत होते हैं और अपने अपने रूम में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस आइलैंड पर राका एक आदमी के सामने अपना सर नीचे करके खड़ा था और वो इंसान बहुत गुस्से में था। वो दहाड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कब उस इंसान को ढूंढने के लिए कहा था, तुम जानते हो ना, वो इंसान ही हमारे मकसद की चाबी है, वो इंसान ही हमें सुरेंद्र राजावत तक पहुंच सकता है, उसका मिलना हमारे मकसद के लिए जरूरी है। ये सुन राका कुछ नहीं बोलता है, बस शांति से खड़ा रहा। फिर वो आदमी कुछ देर कुछ सोचता है, फिर राका से बोलता है, एक काम करो, नैनतारा से बात करने का कोई रास्ता निकालो, और हाँ, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। ये सुन राका हाँ में सर हिलाता है और वह से निकल जाता है। वही वो इंसान अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी घुमाने लगता है। वही अगली सुबह अनंत जल्दी उठ गया था, या ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शायद सोया ही नहीं था, बस थोड़ी ही सोया था। फिर वो पहले एक्सरसाइज करता है और फ्रेश होकर बच्चों के कमरे जाता है और उन्हें उठाता है, फ्रेश करके स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर रेडी करके नीचे लेकर आता है ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। वही जब अनंत नीचे आता है तो ऋचा जी अनंत को देखकर बोलती है, अनंत अनिशा कहाँ है, कल भी वो घर नहीं आई, ये क्या तरीका होता है, एक दो बार हो तो हम लोग देख भी सकते हैं, मानते हैं कि उसको काम हो सकता है, बिजी है, लेकिन ऐसा भी क्या बिजी होना कि अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। कल जो बच्चों ने किया ना, उसमें कहीं ना कहीं अनिशा की ही गलती है। अरे अब कौन सी चीज की कमी है, थोड़ा तो टाइम बच्चों को दे सकती है ना। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही वीरेंद्र जी उन्हें चुप करवाते हैं और बोलते हैं, ये आप कैसी बात कर रहे हो, हमने देखा है कि अनिशा अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो माँ और पापा की दवाई टाइम पर मंगवाना या चीज घर पर खत्म होने से पहले ही कैसे आ जाती है। तुम कहती हो कि वो घर पर ध्यान नहीं देती है, तो फिर वो ये सब कैसे करती है, और तुम बोलती हो वो बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। देखो एक बार बच्चों को, क्या कभी उन्होंने कोई बदतमीजी करी है। अरे अकेले अब तक पालती आई है वो अपने बच्चों को, और हम ना भी होते ना तो भी उसे किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब से वो इस घर में आई है तब से सबका ख्याल रखती आ रही है, लेकिन तुम्हें उसके एफर्ट्स नहीं दिखे। वही ये सब सुन ऋचा जी को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसा नहीं था कि वो अनिशा के खिलाफ थी, बस कल से बच्चों को वो उदास ही देख रही थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में ये सब बोल दिया था। लेकिन अब उन्हें अपने ही कहे शब्दों पर पछतावा हो रहा था। वो खुद भी काम करती थी और जाती थी, सब चीजें एक साथ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उस टाइम उनका साथ विक्रम जी ने दिया था, इसलिए उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी।
वही बच्चों ने भी ऋचा जी की बात सुनी थी, लेकिन उन्हें भी उनकी बात पसंद नहीं आई थी। वही लव ने तो अपने हाथ की मुठिया बना ली थी। वही कुश और मीरा को तो लग रहा था कि इन सब में उनकी गलती है, जिस वजह से सब उनकी मम्मा को ब्लाम कर रहे हैं। वही अनंत की आंख भी लाल थी। इस वक्त वो कुछ बोलने वाला था कि इतने में सांप के कानों में किसी के फोन रिंग करने की आवाज आई। जब सबने देखा कि आवाज कहां से आ रही है तो सबने मुड़कर देखा तो सब शॉक हो गए थे। वही जब अनंत की नजर वहां गई तो उसने अपने साथ की मुठिया बना ली थी। 142 खूबसूरती। वही अनिशा ये सब सुनकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, नीचे बैठकर दोनों को गले लगा लेती है। वही कुश और मीरा तो खुश हो जाते हैं अपनी मम्मा के गले लगाने से। वही अनिशा बोलती है, मैंने इस बात से मना नहीं किया कि आप मस्ती नहीं कर सकते हो, मस्ती करो, लेकिन किसी को परेशान मत करो और टीचर और किसी को डिसरेस्पेक्ट मत करो। आए मेरी बात समझ में। ये सुन दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। ये देख अनिशा उनके फोरहेड पर किस करता है और बोलती है, अच्छा अब जाओ स्कूल वरना लेट हो जाओगे। ये सुन दोनों हाँ में सर हिला देते हैं और लव के साथ स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वही अनिशा जब उनको अंदर जाते हुए देखती है, फिर जब वो अंदर चले जाते हैं उसके बाद पलटती है तो सामने अनंत खड़ा उसे ही घूर रहा था। अनिशा कुछ बोलती उससे पहले ही अनंत उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है। वही अनिशा शांति से अनंत जो कर रहा है उसे करने दे रही थी। वही कार के पास पहुंचकर अनंत ने ड्राइवर को अनिशा की कार जो घर ले जाने के लिए कहा और अनिशा को कार में बिठाया और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वही सीट पर बैठते ही अनंत ने अनिशा क्या पीने ऊपर खींच लिया और रुफली किसी करने लगता है। अनिशा भी अनंत के इमोशन समझ रही थी क्योंकि उसने कल से अनिशा को नहीं देखा था। ऊपर आज जो भी घर पर हुआ वो अनंत को अच्छा नहीं लगा। फिर 20 मिनट बाद अनंत अनिशा के होठों को छोड़ता है तो अनिशा लंबी सांसें लेने लगती है, लेकिन अनंत बिना रुके उसकी गार्डेन पर किस करने लगता है। अब आगे वो दोनों अभी अपने में लगे हुए थे कि इतने में अनिशा का फोन बजने लगता है। वही फोन कॉल की आवाज से अनिशा होश में आती है और अनंत को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। फिर अनिशा अपनी थोड़ी ताकत लगाकर अनंत को अलग करती है और अपना फोन रिसीव करती है। वही अनंत अनिशा को नाखुशी से देखता है, लेकिन जब अनिशा को बात करते हुए देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वही अनिशा जब कॉल रिसीव करती है तो सामने से उसकी पर टीम के हेड का कॉल था और वो सामने से बोलता है, मैं मेलिना आपकी रेपुटेशन खराब करने के लिए बहुत सारे मीडिया हाउस से कांटेक्ट कर रही है और उन्हें बता रही है कि आप दूसरों का कॉन्ट्रैक्ट छीन रही है, लेकिन बात आपकी थी इसलिए सब हमसे पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है। वही अनिशा शांति से सुन रही थी। वो अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया और देखा कि अनंत उसकी गार्डन पर बाइट कर रहा था और वाइल्ड बिहेव कर रहा था। वो अनिशा को पनिश कर रहा था उसके स्पेशल मोमेंट खराब करने के लिए। वही अनिशा खुद को कंट्रोल करती है और फोन पर बोलती है, एक काम करो, एलिना को पूरी तरह एक्सपोज कर दो, पूरी तरह बर्बाद होने चाहिए, ज्यादा ही उड़ रही है। ये सुन वो यस मैम बोल कॉल कट कर देता है। वही अनिशा कॉल कट होने के बाद अनंत को घूरती है जो बिना कहीं ध्यान दिए अनिशा की गार्डन पर बेतहाशकिस और बाइट कर रहा था। अनिशा बोलती है, अनंत प्लीज स्टॉप ईट, एटलीस्ट बाइट तो मत करो, लेकिन अनंत उससे अनिशा की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता है। अनिशा की गार्डन को किस करते करते उसके क्लीवेज पर किस और बीते करने लगा था। वही अनिशा अब मौन करने लगी थी और अनंत अनिशा की आवाज से एक्साइटेड हो गया था। वही अनंत थोड़ी देर में अनिशा से लग होता है और अनिशा के चेहरे को देखता है जिसमें पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी और लंबी लंबी सांस ले रही थी। वही अनंत अनिशा को आराम से अपनी लैप पर बिठाता है और कार स्टार्ट करके निकलता है और अनिशा से बोलता है, वीवी ये तो तुम्हारी पनिशमेंट की शुरुआत है, अब देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। ये बोल वो अनिशा को घूरने लगता है। वही अनिशा थोड़ी देर में नॉर्मल होने के बाद अपनी आंखों छोटी करके देखती है और बोलती है, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे हो। ये सुन अनंत ने उसे घूरते हुए देखता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है, ये जानने के बाद भी तुम मुझे छोड़कर चली गई, वो भी बिना बताए, और तुमने मुझे एक बार में कॉल नहीं किया बल्कि अपना फोन ऑफ कर दिया। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। वही अनिशा घूरकर अनंत को देखती है और बोलती है, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, मुझे जाना है, बहुत काम है मुझे, आपकी तरह नहीं हूँ कि जब देखो तब बस आपको तो रोमांस ही दिखता है। ये बोल अनिशा मुंह बनाने लगती है। वही अनंत बोलता है, जब बीवी अनरोमांटिक हो तो बंदे को ही स्टैंड लेना पड़ता है, और रही काम की बात तो मुझे भी बहुत काम रहता है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले तुम आती हो। वही अनिशा जब अपने लिए अनरोमांटिक सुनती है तो वो अपना चेहरा घुमा लेती है। ये देख अनंत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो छुपा लेता है। फिर वो ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगता है। वही अपना एक हाथ अनिशा के टॉप के अंदर डालकर उसकी कमर को सहलाने लगता है। वही अनिशा अनंत का हाथ पकड़कर हटाने लगती है, लेकिन अनंत की पकड़ अनिशा की कमर पर टाइट थी और वो छोड़ने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर में अनंत की कार एक पहाड़ी पर आकर रुकती है। अनंत अनिशा को गोद में लेकर ही बाहर निकलता है तो अनिशा बोलती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं तो तुम मुझे गोद में लेकर घूम रहे हो। वही अनंत तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। ये देख अनिशा मुंह बनाकर सामने देखती है तो उसका मुंह खुला रह जाता है क्योंकि वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। वहां पर गार्डन जैसा बना हुआ था। अनिशा तो एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गई और अनंत के दोनों गालों पर किस करके बोलती है,
अगर मुझे पता होता कि मेरा ऐसा करने से मुझे इतना अच्छा सरप्राइज मिलता अब तो मैं ऐसा करती ही रहूंगी। ये बोल वो अपने दांत अनंत को दिखा देती है। वही अनंत ये सुनता है तो डेविल स्माइल के साथ बोलता है, हाँ तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि इन सब में फायदा तो मेरा ही है। वही अनिशा को अनंत की बात समझ नहीं आती है, लेकिन अनंत की डेविल स्माइल देख वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। थोड़ी देर में अनंत उस गार्डन के सेंटर में अनिशा को लेकर आता है तो वहां पर एक कॉटेज बना हुआ था। ये देख अनिशा सवालिया नजरों से अनंत को देखती है, लेकिन अनंत अनिशा के एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और उसे अंदर लेकर आता है। अंदर से वो कॉटेज बहुत ही खूबसूरत था और फूलों से डेकोरेटेड था। वही अनिशा तो ये सब देखकर बहुत खुश थी। वही अनंत अनिशा को लेकर उस कॉटेज के लास्ट रूम में लेकर आता है। अनिशा का तो खुश हो गई थी रूम देखकर, क्योंकि बेड के सामने वाली वॉल में ग्लास लगा हुआ था जिससे गार्डन साफ देखा जा सकता है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अनंत को तो इन सब से मतलब ही नहीं था। वो अनिशा को सीधा बेड पर लेटा देता है और वाइल्डली किस करने लगता है। अनिश भी उसे रिस्पांस दे रही थी। थोड़ी देर बाद अनिशा को कुछ महसूस होता है तो वो अनंत से अलग होकर अपने हाथों को देखती है जो अनंत ने बेड से हैंडकफ से बांध दिए थे। ये देख अनिशा अनंत को देखती है तो अनंत उसे डेविल स्माइल करता है और बोलता है, बी रेडी बेबी। ये बोल वो अपनी आई विंक कर देता है। वही अनिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। CH-144 वाइल्डली। वही अनंत अब अपने पैरों से अनिशा के पैरों को सेपरेट करके अपना चेहरा अनिशा की सॉफ्टनेस पर ले जाता है और वहां किस बाइट और सक करने लगता है। वही ये फील करके अनिशा की कमर ऊपर उठ जाती है। वही थोड़ी देर बाद अनंत अपना चेहरा बाहर निकालता है और अपनी फिंगर से अनिशा के साथ फोरप्ले करने लगता है और अनिशा की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी और अनिशा की आहें अनंत को अपना कंट्रोल लूज करने पर मजबूर हो रहा था। अब आगे थोड़ी देर बाद अनंत रुकता है और अनिशा को देखता है जो पसीने में पूरी भीग गई थी। अब अनंत से कंट्रोल नहीं होता है और अनिशा के साथ इंटीमेट होने लगता है और थोड़ी देर में ही वो अनिशा के हाथ को खोल देता है। वही अनिशा भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी और अपने हाथों से अनंत के बोलों को पकड़ लेती है। वही दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। उन दोनों में से कोई रुकने का नाम ले ही नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपनी विल्डेंस दिखा रहे थे। करीब 3 घंटे बाद अनिशा ने अपनी थकी हुई आवाज में बोलती है, अनंत प्लीज मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन अनंत को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो अपनी सिडक्टिव वॉइस में बोलता है, बस बेबी एक राउंड और ये बोल वो बिना अनिशा की कोई बात सुने वापस से शुरू हो जाता है। करीब 1 घंटे बाद खुद को सेटिस्फाई करने के बाद वो अनिशा के साइड में आकर लेट जाता है। वही अनिशा भी थकान की वजह से तुरंत सो गई थी। वही अनंत के चेहरे में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी और वो अनिशा को अपने ऊपर लेटा लेता है, खुद को उसके अंदर एडजस्ट करके अच्छे से पकड़ लेता है और उसको देखते देखते ही सो जाता है। वही दूसरी तरफ एक इंसान अंधेरे में छुपा हुआ था। उसके सामने उसके कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे और वो डर से कांप रहे थे क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत गुस्से में था और उसने अभी ही गुस्से में अपने सामने 5 लोगों को मार दिया था। तभी वो इंसान एक और गार्ड को आगे बुलाता है और उससे पूछता है, मैंने तुम्हें उसका पीछा करने को कहा था और कहाँ जाती है उसकी खबर मुझे देने को कहा था, लेकिन तुम लोग किसी काम के नहीं हो। वही सामने खड़ा गार्ड अपना सर झुकाए खड़ा था और वो बोलता है, सर मैम बहुत स्मार्ट है। जब उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो वो हमें चकमा देकर वहां से निकल जाती है। ये सुन सामने वाले इंसान ने बिना वक्त बिताए उस पर फायर कर दिया। ये देख सारे गार्ड्स डर जाते हैं और अपना सर नीचे करके डर से कांपने लगते हैं। वही सामने वाला इंसान गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, तुम लोग किसी का के नहीं हो, कोई काम ठीक से नहीं होता है तुमसे। अरे तुम लोग तो उसके एड्रेस का भी पता नहीं लगा पाए, कहाँ रहती है, क्या करती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास उसकी, चले जाओ सब यहाँ से। ये सुनकर सारे गार्ड्स तुरंत वहां से निकल गए। वही उनके जाने के बाद वो इंसान उठा और उजाले में आया। तब उसका चेहरा साफ दिखने लगा। ये और कोई नहीं राजेंद्र ही था। वो अनिशा को पाने के लिए तड़प रहा। जब से उसे ये पता चला था कि उसको बचाने वाली कोई और नहीं वो ही है, तब से वो अनिशा के लिए तड़प रहा था। उसने हर कोशिश कर ली थी अनिशा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। अनिशा की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से हाइड थी और वो बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहा था, जिससे उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था और उसकी तड़प भी अनिशा को पाने के लिए बढ़ती जा रही थी। सबके जाने के बाद राजेंद्र खुद से बोलता है, नहीं अनिशा, पहले मैंने अपनी गलती की वजह से तुम्हें खो चुका हूं, लेकिन अब और नहीं, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें अपना बना लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये बोल वो मुस्कुराने लगता है। वही अनंत 2 घंटे बाद उठ गया था और उसकी नजर अपने ऊपर सो रही उसकी बीवी पर थी। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दोनों के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक पतली सी चादर थी उनके ऊपर। वही थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आया। उसने अपना फोन लिया और ऋषि को बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए मैसेज कर देता है। जब वो फोन रखता है तो देखता है अनिशा धीरे धीरे अपनी आंख खोल रही थी। वही अपनी आंखें खोलने के बाद अनिशा के सामने सबसे पहले अनंत का चेहरा आ जाता है जो बहुत प्यार से उसे देख रहा था। वही अनिशा अनंत को देख ही रही थी, तभी उसे याद आता है कि आज अनंत कितना रफ था उसके साथ। वो सही में उसे पनिश कर रहा था वाइल्ड बिहेव करके। ये सब याद करके उसका चेहरा
गुस्से से लाल हो जाता है और वो अनंत के ऊपर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने नीचे देखती है तो अनंत अभी भी उसमें समाया हुआ था। वही अनंत शांति से अनिशा के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। जब उसने उसके लाल चेहरे को देखा तो समझ गया कि उसकी बीवी नाराज हो गई है, इसलिए उसने अनिशा को उठाने नहीं दिया और उसकी कमर को टाइट पकड़ लिया और अपने से चिपका लेता है और उसके कान के पास जाकर बोलता है, बीवी डोंट मूव वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वही ये सुन अनिशा घूरकर अनंत को देखने लगती है। CH 146 डिस्कशन। वो एक नज़र अपने फोन को देखता है, फिर अपने पास सो रही प्रिंसेस जैसी बीवी को वो अपना हाथ आगे करके उसके गाल को सहला कर बोलता है, सॉरी बीवी, मैं तो कुछ और टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, लेकिन घर से फोन आया है तो अब तो हमें चलना ही होगा। ये बोल अनंत अनिशा को गोद में उठा लेता है, उस कॉटेज से निकलकर अपनी कार के पास आता है और वहां से घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाता है, लेकिन इस पूरे टाइम अनिशा की आंख बिल्कुल नहीं खुली थी, वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। वही घर पहुंचे के बाद अनंत ने अनिशा को वापस अपनी गोद में लिया और अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वो सामने का नजारा देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। अब आगे, क्योंकि सामने पूरा परिवार था और एकांश और रोहन भी अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए थे। सब अपनी बातों में लगे हुए ही थे कि इतने में सबको बाहर कार के रुकने की आवाज आती है तो सबका ध्यान गेट पर चला जाता है। थोड़ी देर में सबको गेट से अनंत आता हुआ दिखाई देता है और उसकी गोद में अनिशा को देख सब अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और लव सबसे पहले पूछता है, डेरा मम्मा ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ है क्या, आप मम्मा को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो। वही ये सवाल सबके मन में था। वही सबको इतना हाइपर होता देख अनंत उन्हें बोलता है, डोंट वरी, आप लोग इतना हाइपर मत हो, बस अनिशा सो रही है। जब सब ये सुनते हैं तो तब जाकर सबको शांति मिलती है। फिर अनंत बोलता है, मैं अनिशा को कमरे में सुलाकर आता हूँ, फिर आप सबको ज्वाइन करता हूँ। ये सुन सब ठीक है बोलते हैं और अनंत अनिशा को लेकर अपने कमरे में जाता है, आराम से बेड पर लिटाता है। वही उसके पास बैठ जाता है, वही उसके गाल को सहलाने लगता है, फिर नीचे झुककर उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर उठकर फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है अनिशा उठ गई थी। वो सीधा अनिशा के पास आता है और बोलता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, थोड़ी देर और सो जाओ। वही ये सुन अनिशा माना करते हुए बोलती है, नहीं अब मुझे नींद नहीं आ रही है, अब मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। ये सो अनंत हाँ बोलता है और अनिशा वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है तो अनंत अनिशा से बोलता है, बीवी नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं, शायद कोई जरूरी बात करनी है। ये सुन अनिशा सोच में पड़ जाती है कि ऐसी भी क्या बात हो गई, लेकिन वो ये सब इग्नोर करती है और फिर अनंत के साथ नीचे आ जाती है। जब वो सामने देखती है तो वहाँ पूरा परिवार था, वो दोनों भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं। फिर रोहन की मम्मी बोलती है, चलो अब जब सब मौजूद हैं तो मैं बता दूं कि परसों से रोहन और रूही की शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। ये सुनकर दादी बोलती है, मतलब परसों हल्दी है और कौन कौन आने वाला है शादी में। ये सुनकर रोहन के पापा बोलते हैं, हाँ हमारे परिवार के सारे लोग, दोस्त और थोड़े रिश्तेदार आएंगे। फिर स्वरा जी पूछती है, सारे फंक्शन कहाँ से होंगे, घर से या फिर कोई आप लोगों ने कोई होटल बुक किया है। ये सुन भावना जी बोलती है, जी हम चाहते थे कि ये शादी हमारे घर से ही हो और हमारी बेटी की विदाई भी अपने घर से हो। ये सुनकर दादी बोलती है, ये तो अच्छी बात है। इतने में सिया बोलती है, वो सब तो ठीक है लेकिन ड्रेस ज्वेलरी कुछ भी नहीं खरीदा है, हम सब तो अनिशा दी के भरोसे बैठे थे लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला है। ये सुनकर अनिशा उसे घूर कर देखती है, तभी उसका फोन बजता है तो अनिशा फोन रिसीव करती है तो सामने से कुछ कहा जाता है। अनिशा सिर्फ इतना बोलती है, ठीक है अंदर आ जाओ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही गेट से कुछ लोग अंदर आते हुए दिखाई दिए। वो आकर सीधा अनिशा के सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से सबसे आगे जूही थी। वो अनिशा को ग्रीट करते हुए बोलती है, मैम सब चीजें तैयार हो गई है। ये सुन अनिशा जूही को कुछ इशारा करती है, वही उसका इशारा कर जूही अपने पीछे खड़े लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। वही वो लोग आते हैं और सबके हाथों में कुछ पैकेट रख देते हैं। ये देख सब उसको खोल कर देखती है तो उसमें उनके सारे फंक्शन के कपड़े और उनके साथ उनकी ज्वेलरी थी। सब एक्साइटेड होकर अपने अपने कपड़े देख रहे थे, लेकिन रोहन और रूही को उनके कपड़े नहीं मिले थे। सब अभी खुश हो ही रहे थे कि इतने में रोहन बोलता है, भाभी सबके कपड़े तो मिल गए हैं लेकिन जिनकी शादी है उनके कपड़े ही ये लोग नहीं लाए हैं। ये सुनकर सब हंसते हैं तो अनिशा बोलती है, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे कपड़े भी अभी आ जाएंगे। वही सब तो अपने अपने कपड़ों को देख रहे थे खुश होकर, तभी सबको गेट पर कुछ और लोग आते हुए दिखाई दिए और उनके साथ कुछ और भी था। वो पूरा कवर्ड था जिससे दिख ही नहीं रहा था कि वो लोग क्या ला रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही क्यूरियस हो रहे हैं। थोड़ी देर में बहुत सारे कवर्ड चीजें रखी हुई थी और सब बेसब्री से वो कवर हटाने का इंतजार कर रहे थे। पहले 2 ब्लैक कवर आगे आती है और जैसे ही उनके ऊपर से कपड़ा हटता है तो सब शॉकेड होकर उसे देख रही थे। 148 स्टार्ट ऑफ फंक्शन।
वही जब अनिशा की नजर लव पर गई तो उसके चेहरे पर एक उदासी आ गई। वो हमेशा से ही यही कोशिश करती थी कि लव आगे आए, सबसे बात करे। अनिशा को लव के इस बिहेवियर से बहुत डर लगता था कि कहीं उसका बेटा अकेला ना रह जाए। वही अनंत ने जब अनिशा के चेहरे पर उदासी और कहीं देखते हुए पाया तो उसने भी वहां देखा तो उसकी वहां लव बैठा हुआ था। ये देखकर अनंत ने अनिशा के हाथ पर अपना हाथ रखा और अपने सहलाने लगता है और अपनी आंखों से उसे सब कुछ ठीक है ये बोलता है। वही अनिशा भी गहरी सांस लेती है और हाँ में सर हिला देती है। फिर अनिशा लव को बुलाती है, लव इधर आओ। अब सबका ध्यान लव पर चला जाता है। वो आसपास के लोगों से बेखबर अपने में ही लगा हुआ था। उसे देखकर ऋषि बोलता है, ये सही में भाई का दूसरा वर्जन है और उनसे भी ऊपर है। भाई तो फिर भी फैमिली को टाइम दे देते हैं, लेकिन इसे तो किसी से मतलब ही नहीं है। वही ऋषिका भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है, सही है भाई, लव का बिहेवियर तो बिल्कुल किसी साधु जैसा है, ना ही किसी से मतलब, ना ही किसी से बात करने में इंटरेस्ट है, बस भाभी से बात करता है ये। वही सब ऋषि और ऋषिका की बात सुन रहे थे। वही लव सबको इग्नोर करता है और अनिशा के सामने खड़ा हो जाता है। तो अनिशा बोलती है, जरा अपना टैब देना। वही ये सुन लव बिना कुछ सोचे अनिशा के टैब दे देता है। वही अनिशा वो टैब लेकर अपने पास रखती है और लव को देखकर बोलती है, अब तुम्हें ये टैब सीधे रूही मासी की शादी के बाद मिलेगी और तुम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, समझ गए। वही ये सुन लव के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। वो एक नजर अपने टैब को देखता है, फिर अनिशा को देखता है और बोलता है, ठीक है मम्मा, लेकिन करना क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। वही ये सुनकर सब हैरान नजरों से लव को देखते हैं, फिर सब एक साथ हंसते लगते हैं। वही लव अपने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ सबको देखता है और बोलता है, अब आप लोग क्यों हंस रहे हो, मैंने तो वही कहा जो मम्मा मुझसे करवाना चाहती है। वही ये सुनकर सब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वही अनंत सबको घूर कर देखता है और लव का हाथ पकड़कर अपने सामने करता है और बोलता है, बेटा हंसने दो इन्हें, तुम बहुत छोटी छोटी इंटेलिजेंट हो, ये लोग बस जलते हैं तुमसे। हाल लेकिन बच्चा, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सोशलिस्ट होना भी जरूरी है। अब बताओ आपके स्कूल में कोई फ्रेंड्स है? ये सुन लव नामे अपना सर हिला देता है। वही अनंत उसके सर पर प्यार से अपने हाथ से सहलाते हुए बोलता है, बच्चा, फ्रेंड्स फैमिली सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हर वक्त सपोर्ट करते हैं। मानता हूँ काम करना और सक्सेस अचीव करना लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी भी एक एज होती है। अभी आपकी मस्ती करने का टाइम है, और रही बात आपकी मम्मा को प्रोटेक्ट करने की, तो उसके लिए तो आपके डैडा है ना। वही ये सुन लव हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, ओके मैं कोशिश करूंगा। वही ये सुनकर अनंत मुस्कुराता हुआ बोलता है, मेरा प्यार बच्चा। ये बोल अनंत लव के फोरहेड पर किस करता है। अभी वो अपने में लगे हुए ही थी कि इतने में उन्हें गेट से कुछ आवाजें आने लगती है, तो सबका ध्यान वहां चला जाता है। वहां से कुछ लोग अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे वही उन लोगों को देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो लोग उन्हें नहीं जानते थे। वही अनिशा के एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि उसके सामने उसकी वही 5 लोगों की टीम थी जिसके पास अनिशा जैसे एक एक तत्व की पावर्स थी, और अनीश ने उन्हें राका और उसके मालिक के पीछे लगाया हुआ था। लेकिन वो पांचों जख्मी हालात में थे और शायद कुछ जरूरी बात ही होगी, तभी तो ये लोग यहाँ आए हैं, वरना बिना किसी जरूरी काम के इनका यहाँ आना इम्पॉसिबल था। वो लोग सीधा अनिशा के सामने आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। वही अनिशा कुछ को साइड में बिठा देती है और सबको देखते हुए बोलती है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वही अनंत भी समझ रहा था शायद कोई बड़ी बात होगी, इसलिए अभी वो शांत रहना ही सही समझता है। वही अनिशा उसके साथ स्टडी रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी लव भी खड़ा होते हुए बोलता है, मम्मा मैं भी चलता हूँ। वही अनिशा मना करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर लव की आंखों पर गई, जो अब हल्की हल्की पर्पल हो रही थी। अब अनिशा को पक्का लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो लव को भी अपने साथ स्टडी रूम में ले जाती है। वही सब उसको जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ईवान और लड़कियां तो अपने कपड़ों में बिजी हो गए और बड़े फंक्शन के डिस्कशन पर, लेकिन वही अनंत, एकांश और रोहन को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी भारी, और वो अनिशा को तब तक देखते रहे जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वही रोहन और अनंत एक नजर एक दूसरे को देखते हैं। वही एकांश भी उन्हें ऐसे देखते हुए देख लेता है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। तभी उसका ध्यान सामने जाता है जहां ऋषिका उसे ही देख रही थी, तो एकांश तुरंत अपनी नजर ऋषिका से हटा लेता है। वही ऋषिका ये देखकर मुंह बना देती है। वही स्टडी रूम का माहौल बहुत अलग था, चारों तरफ अलग ही प्रेशर का माहौल बना हुआ था। वहां वो श्लोक, शांतनु, आदि, शगुन और सृष्टि पांचों सीरियस फेस के साथ अवंतिका को रिपोर्ट कर रही थी। उनमें से आदि बोलता है, बॉस, उस मास्टर को हमारे आदमियों के बारे में पता चल गया था और उन्होंने उसे पकड़ लिया। फिर वो लोग हम तक पहुंच गए और हम पर हमला कर दिया। उन्हें उस योद्धा का नाम भी पता चल गया था, वो हमसे राज की लोकेशन पूछ रहे थे। वही शांतनु आगे बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, बॉस, उनके पास हमसे ज्यादा शक्ति है, हम जैसे तैसे करके खुद को बचाकर निकले थे, लेकिन वो शक्ति बहुत अजीब और नई थी। वही शगुन आगे आती है और आगे की बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है, बॉस, उसके साथ प्रिंसेस भी था, शायद उन्हें उस पर शक हो गया है, तभी तो उन्होंने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। हमें लगता है कि वो खतरे में है, उन दोनों ने हाथ मिला लिया है उसे ढूंढकर जगाने के लिए। वही ये सुन अनिशा सोच में पड़ जाती है।
तभी वहां पूरी जगह पर्पल रोशनी फैल जाती है। तब सब क्या ध्यान उस तरफ जाता है तो वो लाइट की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो लव की आंखों से निकल रही थी। वही सब पांचों लोग तो हैरानी से लव को देख रहे थे, लेकिन अनिशा के लिए ये नॉर्मल था क्योंकि वो जानती थी कि लव के पास पावर्स है फ्यूचर देखने की, लेकिन ये अपने आप ही एक्टिवेट होती थी। थोड़ी देर बाद वहां का माहौल नॉर्मल हो जाता है और लव की आंखें भी नॉर्मल हो जाती है। वो सबको देखते हुए बोलता है, मम्मा वो लोग अब एक्टिव हो गए हैं, हम इन सबसे ज्यादा दिन नहीं बच सकते हैं, हमें ये सब जल्दी ही करना होगा। वो लोग सब बाहर आ गए हैं, हमें भी सबको अब एक साथ लाना होगा। ये सुन अनिशा किसी गहरी सोच में चली जाती है। फिर अनिशा उन पांचों से बोलती है, आज से तुम पैराडाइज विला में रहोगे और वहां की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुन वो पांचों एक साथ हाँ बोलते हैं। फिर अनिशा उन्हें वहां से जाने को बोल देती है और कुछ सोचने लगती है। वहीं उन सब के जाने के बाद लव अनिशा से बोलता है, मम्मा क्या सोचा है, अब आपने ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, हमें कोई सलूशन निकलना होगा, उससे पहले हमें फैमिली को बचाना होगा और उन्हें सिर्फ जगह सेटल करना होगा, क्योंकि उन्हें पाने के लिए वो सबसे पहले हमारी फैमिली को ही टारगेट करेंगे। लेकिन राज अंकल है कहाँ, उनका पता तो हमें भी नहीं है। वही अनिशा जो लव की बात शांति से सुन रही थी वो बोलती है, गुरुजी ने कहा था कि वो किसी सुरक्षित हाथों में है और वो उनका ख्याल रख रहे हैं, हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे लोए चिंता की बात यह है कि शादी के फंक्शन स्टार्ट होंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन उसमें कितने हमारे दुश्मन हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। ये बोल अनिशा और लव एक दूसरे को देखते हैं।